तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस इस सीरीज में हमारा हीरो रीइंकार्नेट होने के बाद स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने का सपना देखता है, जहां पर वो ऑर्डिनरी लाइफ जीता भी है। तो उसे देखकर ये मत समझिएगा कि कोई फैमिली ड्रामा टाइप की सीरीज है, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा खतरनाक रूथलेस टाइप की सीरीज है, बिल्कुल ब्लीडिंग फेट की तरह की। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, हमें यहाँ पर हुनान प्रोविंस का एक सीन दिखाया जाता है। वहां पर सिटी के यानी शहर के बीचों बीच सभी लोग देख रहे होते हैं कि ये बंदा कौन बैठा हुआ है। तो वहां पर हमारा हीरो शहर के बीचों बीच कल्टिवेट करने के लिए बैठा होता है। तो वहां पर वो अपने दोनों टांगे क्रॉस लेग करके बैठा होता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। तो असल में जहाँ पे इसको रीइंकार्नेशन कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा हीरो जो है वो रीइंकार्नेट हुआ, बल्कि अपनी सील को तोड़कर 100 साल के बाद दोबारा जहाँ पर आकर बैठा है। वहाँ पर बैठा बैठा अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा होता है और कहता है कि जिस तरह हवा चलती है इसी तरह टाइम भी गुजर जाता है, और पास्ट का टाइम तो गुजर गया। और देखो तो सही, जहाँ पर पूरे 100 साल गुजर गए और 100 साल के बाद आज यहाँ पर मुझे लगता है कुछ भी नहीं बचा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और साथ ही वो यहाँ पर अपनी पास्ट की कहानी सुनाता और कहता है अभी मैं एक बहुत ही रूथलेस इंसान हुआ करता था, बिल्कुल एक डीमन की तरह। मैं किसी के ऊपर तरस नहीं खाया करता था, मेरे सामने जो भी आया मैंने उसे काट दिया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिखरी होती थी, खून ही खून हुआ करता था। मेरे सामने चाहे पूरी की पूरी आर्मी क्यों ना आ जाती, लेकिन मैं अपनी तलवार की मदद से पूरी की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता, सभी को बहुत ही बेदर्दी से मार देता। चाहे वो लोग भागने की कोशिश करते, लेकिन मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ता था। और जहां पर भी मैं जाता था वहां पर लाशों के ढेर होते थे। यहाँ तक कि जो दुनिया मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मजाक थी, और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग मेरे लिए मजाक थे। और इसी वजह से लोगों ने, यानी कि जहाँ के इस दुनिया में रहने वाले लोगों ने मुझे एक निक नेम दिया था। उन्होंने मुझे यहाँ पर रूथलेस डीमन का नाम दिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं उस वक्त में इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन था। चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे कोई कितना छोटा क्यों ना हो, चाहे कोई कितना पावरफुल क्यों ना हो, मेरे सामने आने के बाद उसका मरना तो तय था। और ये कितना ज्यादा बोरिंग था कि सभी लोग मेरे हाथों से मारे जाते थे। यहीं पर हमारा हीरो जो होता है वो अपनी लाइन क्रॉस करता है, यानी कि वहां पर सभी लोगों को मार आता है। तो एक दिन जब वो सभी लोगों को मारकर वहां पर खड़ा होता है, इसी के साथ ही वहां पर 8 प्रोटेक्टर्स आ जाते हैं, जो कि इस दुनिया के प्रोटेक्टर्स हैं। उनके पास डिवाइन पावर्स हैं। तो वो कहते हैं ये कितना ज्यादा बोरिंग है, एक बंदा जो कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन चुका है, सबसे रूथलेस इंसान है, उसे यहाँ पर ये टाइटल दिया गया है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके साथ ही वहां पर उसके पांव जो होते हैं वो बर्फ में जमना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसको बर्फ में जमा रहे होते हैं। पर वो सभी लोग जो होते हैं उसे देखकर हंस रहे होते हैं। तो वो 8 इमोर्टल्स होते हैं जो कि इस दुनिया के रखवाले होते हैं, और उनके बारे में बताया जाता है कि वो सभी लोग सेंट्रल प्लेन्स की रक्षा करते हैं। उनमें से एक कहता है कि जरा देखो तो सही, इसने यहाँ पर सारी हदों को क्रॉस किया है, इसने यहाँ पर रूथलेसनेस की हर एक हद को पार किया। और यहाँ पर एक कहता है कि मैं इसको यहाँ पर इतनी सजा देना चाहता हूँ कि पर्सनली अपने हाथ से इसको मारना चाहता हूँ। दूसरा कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको अपने हाथ से नहीं मार सकते, क्योंकि इस वक्त ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन चुका है, और यहाँ पर इस दुनिया में कोई इंसान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी वजह से हम इमोर्टल्स को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन काफी अफसोस की बात है कि हम लोग इस बंदे को यहाँ पर मार तो नहीं सकते, लेकिन इसे यहाँ पर सील किया जा सकता है। तो वो सभी लोग अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद आइस के साथ उसकी पूरी बॉडी को वहां पर कवर कर देते हैं, और आइस के साथ उसकी पूरी बॉडी को वहां पर कवर करने के बाद वो उसकी बॉडी को एक लेक के अंदर फेंक देते हैं, जहां पर लेक काफी ज्यादा गहरी होती है। उसकी गहराई में वो आइस जो होती है गहराई के अंदर जाकर बैठ जाती है। तो वो कहते हैं कि हम लोग इसे यहाँ पर डोंगटिंग लेक के अंदर हमेशा के लिए सील कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को हम लोग अपने हाथों से मार नहीं सकते, तो इसे सिर्फ सील कर सकते हैं और इस इंसानियत की दुनिया को बचा सकते हैं। तो सॉरी, पीछे मैंने जहाँ पर 100 साल बोला था, लेकिन असल में 100 साल नहीं बल्कि पूरे 1000 साल गुजर चुके हैं। तो 1000 साल तक हमारा जो डीमन था वो उस बर्फ के अंदर जमा रहता है, और जमा रहने के बाद उसी लेक के अंदर पड़ा रहता है। लेकिन 1000 साल के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो बर्फ के अंदर से निकल आता है, उसकी सील ढीली हो जाती है और सील के अंदर से वो बाहर निकल आता है। जब तो बाहर आने के बाद वुजुन कहता है कि पूरे 1000 साल तक मुझे वहां पर उस पानी के अंदर, उस बर्फ के अंदर ट्रैप रखने के बाद ये सभी लोग, यानी वो 8 इमोर्टल्स हैं, वो अभी तक यहाँ पर जश्न मना रहे होंगे और बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने यहाँ पर इस दुनिया को बचा लिया। साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है, वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है लेकिन अब यहाँ पर 1000 साल के बाद दोबारा यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, जिन लोगों को मैं जानता था वो भी यहाँ पर नहीं है, इस दुनिया में मैं सिर्फ और सिर्फ अकेला हूँ, क्योंकि मैं पूरे 1000 साल तक उस बर्फ के अंदर जमा रहा और पानी के अंदर से अभी निकल कर आया हूँ। तो 1000 साल तक तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वो सभी लोग तो मर चुके होंगे। मेरे पास यहाँ पर रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। तो क्या मुझे बाकी की सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी, बेघर, जिसके पास कोई अपना नहीं है? क्या मैं बाकी की सारी जिंदगी इसी तरह गुजारने वाला हूँ? लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो रूथलेस डीमन है, यानी मेरे पास्ट का जो पास्ट सेल्फ है, वो दोबारा से मेरे सामने अपीयर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल
फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 साल तक वहां पर सील रहने के बाद मैं काफी ज्यादा बदल गया हूँ। यानी कि अब मैं वैसा नहीं रहा। मेरे आसपास बहुत सारे इंसान हैं लेकिन मैं किसी को मार नहीं रहा। यानी कि अब ये मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मुझे इसी दुनिया में रहना सीखना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर जंगल की तरफ चल पड़ता है। तो जब वहां पर जंगल की तरफ जा रहा था, वहां पर रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि शायद मांगने वाली होती है, लेकिन वो बुरी हालत में होती है और अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। तो हमारा वूजन उसके पास आता है, उसके पास खड़ा होकर देखता है कि क्या ये लड़की, इसके कपड़े देखकर तो लगता है ये भीख मांगने वाली है। वो आगे बढ़ता है, उसकी पल्स को चेक करता है और कहता है कि इसकी पल्स तो है, यानी अभी तक जिंदा है, लेकिन अपनी आखिरी सांसें ले रही है और कुछ ही घंटों में यहाँ पर मर जाएगी। लगता नहीं है कि यहाँ पर 4 घंटों से ज्यादा ये जी पाएगी, ये मरने वाली है। फिर साथ ही वो उस लड़की की तरफ देखता है तो उस लड़की की आंखें खुली होती है, यानी कि उसकी तरफ देख रही होती है। तो वूजन कहता है कि मुझे इस सबसे क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे लोगों की जान तो मैंने अपने हाथों से ली थी, एक बच्ची यहाँ पर मर जाएगी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन साथ ही उसे यहाँ पर अपना छोटापन दिखाई देता है, जब वो छोटा बच्चा था और वो भी यहाँ पर इसी तरह भीख मांगा करता था। तो वो वहां पर उठकर खड़ा होता है, फिर साथ ही कहता है मैं इसे यहाँ पर मरने नहीं दे सकता। तो वो उस बच्ची से कहता है कि लड़की, अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझो कि आज मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है। तो जब स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है तो वो कहता है मुझे लगता है कि कुछ और घंटों तक ये जिंदा रह पाएगी, तब तक कोई ना कोई यहाँ पर आ जाएगा और इसको बचा लेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लड़की भूखी है, क्योंकि उसके पेट के अंदर से गुड़ुल गुड़ुल की आवाज आ रही होती है। तो वो कहता है कि इस लड़की को भूख लगी है, अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैंने इसे अपनी एनर्जी तो दे दी, लेकिन फिजिकल एनर्जी कहां से लेकर आऊं, इसको खाना देना पड़ेगा। इसी के साथ ही वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है तो उसकी जेब के अंदर से 2 पिल्स निकलती हैं। तो वो कहता है यहाँ पर 2 पिल्स हैं जो कि एनर्जी को बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये पिल्स 1000 साल पुरानी है, ये तब से मेरी जेब के अंदर है, पता नहीं इनका इफेक्ट यहाँ पर होगा भी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़की के ऊपर कोई साइड इफेक्ट हो जाए। क्योंकि ये पिल्स पिछले 1000 साल से मेरी जेब के अंदर थी और गंदी हो सकती हैं, और हो सकता है कि इसको खाने के बाद इस लड़की बेचारी को डायरिया हो जाए, हो सकता है कि इसमें ये मर भी सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त फिलहाल के लिए मेरे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने को देने के लिए कुछ नहीं है, तो इसी पिल से काम चलाया जा सकता है। वैसे भी तो ये मरने वाली है, तो क्या पता पिल खाकर ठीक हो जाए। तो हमारा वूजन जो होता है उसके मुंह में पिल डालता है, पिल डालने के बाद वहां पर से उठ जाता है और वहां पर से चला जाता है। जबकि वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि अब यहाँ पर कौन है, इसने उसकी मदद की है। नेक्स्ट सीन में सुबह का दिखाया जाता है। तो सुबह के वक्त वो लड़की जो होती है अपने हाथ में एक बन लेकर उसके पास आती है। वूजन वहीं पर दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठा होता है, वहां पर सो रहा था। तो वो लड़की उसके पास आती है और उसके सामने बंद करती है। तो ये देखकर वूजन काफी हैरान होता है। तो वो लड़की चमकती हुई आंखों के साथ उसकी तरफ देख रही होती है। वूजन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम इस बन को मेरे लिए सामने क्यों कर रही हो। तो वो लड़की आगे से मासूमपना दिखाते हुए से कहती है ये तो डंपलिंग है और तुम्हारे लिए है। तो वो उसे कहता है क्या ये मेरे लिए है, लेकिन तुम मुझे क्यों दे रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से कुछ लेकर क्यों खाऊंगा। तो फिर साथ ही वहां पर फिर से स्पार्कल करना शुरू कर देती है। वूजन उसके पास से बन लेकर नहीं खाता और कहता है कि नहीं, मैं इसके पास से बन क्यों लूं। फिर साथ ही वो सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसकी जान बचाई और यहाँ पर एहसान का बदला चुकाना चाहती है। वूजन उसकी तरफ देखता है तो वो मुस्कुरा रही होती है। तो उसी के साथ ही वो पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है नहीं, मैं ये नहीं खाने वाला, क्योंकि वो लड़की उसके सामने ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन देती है जिसकी उसे बिल्कुल भी आदत नहीं होती। तो वो कहता है कि मैं पास का डीमन हूं जो कि इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं हूं। मुझे सिर्फ वो फेशियल एक्सप्रेशन पसंद है जिनमें लोग मेरे से बहुत ज्यादा डरे हों और उनके चेहरे के ऊपर डर हो। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन वो लड़की फिर से उसके लिए बन लेकर आती है। तो अगले दिन जब वो उसके लिए बन लेकर आती है तो वो फिर से उसे ना करता है, लेकिन जब वो तीसरे दिन उसके लिए बन लेकर आती है तो वो दोनों वहीं पर बैठकर बन खा रहे होते हैं। तो हमारा वूजन कहता है कि उसके बाद से हर रोज वो लड़की मेरे लिए बन लेकर आती है और मैं वहीं पर बैठकर उसके पास से बन लेकर खाता, और दोनों में अब यहाँ पर काफी ज्यादा दोस्ती हो गई है। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और दोनों अब यहाँ पर इकट्ठे बैठकर बंस खाते हैं। तो वूजन कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब था, वो लड़की मेरे पास बैठकर वो बन खाती थी और उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल रहती थी, हालांकि उसके कपड़े फटे हुए हैं और शायद वो कहीं से भीख मांग कर लाती है। मुझे उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं, लगता है कि मैं यहाँ पर बदल रहा हूँ। तो अब मुझे महसूस होता है कि अच्छा होना इतना भी बुरा नहीं है। तो पास रोजाना बंद खाता है और वो दोनों वहीं पर जंगल में बैठकर बंस खाते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा वूजन जो होता है वो दोबारा उस शहर में आता है। तो जब वो शहर की गलियों में वहां पर घूम रहा था तो उसी के साथ उसे साइड के ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक शॉपकीपर चिल्लाकर कहता है कि लड़की, तुम रोजाना यहाँ पर आती हो और मेरे पास यहाँ पर से बंस चोरी करती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर से चोरी करने की। वहां पर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था और कहता है कि ये पहली बार नहीं है, तुम बार बार यहाँ पर आती हो और आकर यहाँ पर से चोरी करती हो। अगर 1-2 बार हो तो फिर तो यहाँ पर चलो तुम्हें माफ कर दें, लेकिन रोजाना तुम यहाँ से चोरी करती हो, 2 बंस उठाकर ले जाती हो और उसके बाद मुझे यहाँ पर रात को पे करना पड़ता है। लड़की बेचारी वहां पर उससे मार खा रही होती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। वूजन भी वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पर देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लड़की को क्यों मार रहा है। लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस लड़की को मार पड़नी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चोरी करके उसे बंस खिला रही थी, क्योंकि इस एज में अगर बच्चे चोरी करेंगे तो वो बड़े होकर और बड़े चोर बन सकते हैं। शॉपकीपर भी उसे पीट रहा था और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अभी चोरी कर रही हो तो फिर बाद में क्या होगा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, चलो जल्दी से अपने पेरेंट्स का बताओ, मैं उन्हें जाकर बताकर आता हूँ कि तुम एक चोर बन चुकी हो। इसके बावजूद के वूजन वहां पर यह सोच रहा होता है कि इस लड़की को मार पड़नी चाहिए क्योंकि इसने चोरी की है,
लेकिन साथ ही वो आगे बढ़ता है और जाकर उस शॉपकीपर को एक जबरदस्त किक मारता है। उसे किक मारता है तो बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है मेरा हाथ, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। हमारा वूजन उसके सामने बिल्कुल बात भी नहीं करता, लेकिन उस लड़की की तरफ देखता है कि उसकी हालत काफी खराब होती है। फिर साथ ही वूजन वहां से भागना शुरू कर देता है। वो उस बंदे को मारकर वहां से भाग रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकता। तो वो भागते भागते सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अचानक से क्या हुआ कि मैंने जाकर उस बंदे पर अटैक कर दिया। क्या मैं उस छोटी लड़की के ऊपर तरस खा रहा था? क्या मैं उस छोटी लड़की की मदद कर रहा था? वो लड़की यहाँ पर जिंदा रहने के लिए बंस चोरी करती है और साथ ही मुझे बंस खिला रही थी। पिछले 2 हफ्ते से मैं उस लड़की के पास से चोरी के बंस खा रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि वो लड़की किस हालत में वहां पर से बंस लेकर आ रही थी। हालांकि जब वो पहली बार मुझे मिली थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और आज देखो यहाँ पर बंस चोरी करते हुए फिर से पकड़ी गई और उसकी हालत फिर से खराब हो गई है। मुझे ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या पसंद नहीं है। तो वो भागते भागते वहां पर से काफी दूर निकल आता है। उसे समझ नहीं आती कि वो कहां पर आ गया है। तो वहां पर आने के बाद जब वो रुकता है और कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैं कहां पर पहुंच आया हूं, लगता है कि भागते भागते मैं काफी दूर निकल आया। तो जैसे ही वहां पर वो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक झरना होता है और झरने के नीचे वहां पर एक झील होती है। जब वो उस झील की तरफ देखता है तो वो कहता है ये तो वही है, यानी कि ये वही लेक है जिस लेक के अंदर मुझे फ्रीज करके सील किया गया था। 1000 साल से मैं इसी लेक के अंदर ट्रैप था। मुझे ये लेक बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी के साथ वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है ये लेक बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मेरे जैसा एक पावरफुल इंसान जिसे पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती थी कि ये सबसे पावरफुल इंसान है, मैं इस दुनिया का गार्ड कहलाने के लायक था, उसे पूरे 1000 साल तक इस लेक के अंदर ट्रैप करके रखा गया। मैं आज के बाद कभी इस लेक को नहीं देखना चाहूंगा, मुझे ये लेक दोबारा कभी नहीं देखनी। और साथ ही वहां पर से वापस मुड़ पड़ता है। जब वो वापस आ रहा था तो वहीं पर झाड़ियों के अंदर वो लड़की होती है। तो वो लड़की वहां पर बुरी हालत में बाहर निकलती है और उसे कहती है फाइनली तू मुझे मिल ही गए। तो वो बड़ी बुरी तरह से मार खा के वहां पर आई होती है। उस बेचारी के पांव भी सूजे होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये लड़की यहाँ पर फिर से उसी हालत में मुझे मिल रही है जिस तरह ये पहली बार मुझे मिली थी। तो वूजन उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रही थी, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर क्यों आई हो? इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर, और फिर भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं अकेला नहीं रहना चाहती, मुझे और ज्यादा अकेले नहीं रहना, मैं अकेले रह रह के तंग आ गई हूँ। और उसके साथ जाकर लिपट जाती है। जबकि हमारा वूजन वहां पर ये सुनने के बाद खामोश हो जाता है। फिर साथ ही वो कहता है मैं अपनी सारी जिंदगी बिल्कुल अकेला रहा हूँ, यानी कि मैं भी इसी की तरह एक अनाथ बच्चा था। और उसके बाद जब पावरफुल हो गया तो फिर मैं एक रुथलेस इंसान बन गया, बिल्कुल एक डीमन की तरह। मैं उस वक्त बिल्कुल अकेला था, कोई मेरे पास नहीं था। और फिर साथ ही पूरे 1000 साल तक मैं इस लेक के अंदर अकेला रहा। तो मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहिए। वो उस लड़की से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम हवा स्वामी है। तो हमारा वूजन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यही मेरी किस्मत है, दोबारा से यहाँ पर 1000 साल के बाद मैं इस दुनिया में वापस आया हूँ। तो मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ रिलेशनशिप मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अब दोबारा से मैं वो लाइफ जी सकता हूँ जो लाइफ मुझे पहले कभी नहीं मिली। उसके सर पे हाथ रखते हुए उसे कहता है कि मेरा नाम डैन वूजन है, चलो फिर ठीक है, हम दोनों आज के बाद से एक साथ रहेंगे। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। तो उसी जंगल के अंदर वो लोग आग जलाकर वहां पर बैठते हैं, रात को वहीं पर सोते हैं। तो रात के वक्त जब वहां पर वो सो रही होती है, सोमी वहां पर सो रही होती है, तो हमारा ज़हयून सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इससे ये तो कह दिया कि हम लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं है, क्या हम लोग सारी जिंदगी यहीं पर जंगल में आग जलाकर बैठे रहेंगे? वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक घर बनाना चाहिए। जब मैं यंग था उस वक्त मैं एक घर बनाना चाहता था, अपने लिए एक बहुत ही बड़ा मेंशन बनाना चाहता था जिसके अंदर मैं रह सकूं। तो जो सपने में मैं घर देखता था मुझे लगता है कि वो अब मैं बना सकता हूं। और इसी के साथ वो लड़की को वहीं पर लेटाता है और वहां पर घर बनाना शुरू कर देता है। तो रात के वक्त वो रातों रात वहां पर पूरा एक घर बना देता है। सुबह के वक्त जब सोमी उठती है, उठने के बाद सामने देखते हैं उसके सामने एक बड़ा सा घर होता है, जबकि हमारा वूजन अभी भी वहां पर काम कर रहा होता है। तो वूजन अभी भी वहां पर कुछ काम कर रहा था। सोमी उसे कहती है कि ये क्या, ये बड़ा सा घर कहां से आ गया? वूजन उसे कहता है हाँ यहाँ पर एक बड़ा सा घर है। तो सोमी उसे कहती है लेकिन रात के वक्त तो यहाँ पर कोई घर नहीं था, जब हम लोग रात के वक्त यहाँ पर आए थे। तो वो उसे कहता है नहीं रात के वक्त यहाँ पर घर था। तो वो कहती है नहीं मुझे याद है यहाँ पर कोई घर नहीं था। तो वो उसे कहता है नहीं यहाँ पर एक घर था। तो सोमी उसकी बात सुनने के बाद कहती है अब जबकि यहाँ पर इतने सीरियसली बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं होगा, हो सकता है कि रात के वक्त यहाँ पर कोई घर और अंधेरे की वजह से मुझे दिखाई ना दिया हो, क्योंकि ये मेरे साथ यहाँ पर झूठ तो नहीं बोलेगा, ये यहाँ पर इस बार में झूठ तो नहीं बोल सकता ना कि यहाँ पर एक घर नहीं था। फिर साथ ही वो कहती है यहाँ पर इतना खूबसूरत घर एक ही रात में कैसे अपीयर हो गया, लेकिन ऊपर से इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर इसके ऊपर जो लकड़ी लगी है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है और ऊपर से इसके ऊपर इतने अच्छे कलर है, मैंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। तो कहती है जो घर तो बहुत ज्यादा कूल है और बहुत ज्यादा बड़ा भी है कि ये तो बिल्कुल एक विला की तरह है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें ये घर पसंद आया, तो हम लोग इस घर के अंदर रह सकते हैं, मुझे पूरी रात लगी इसको बनाने में। तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुमने तो कहा था कि तुमने इस घर को नहीं बनाया, बल्कि ये घर यहाँ पर पहले से मौजूद था। तो वूजन उसे कहता मेरे कहने का मतलब ये था घर यहाँ पर पहले से था लेकिन मैंने इसको रिपेयर करके अच्छा बना दिया है। तो सोमी ये बात सुनने के बाद कहती है चलो जो भी हो, ये घर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हम लोग इस घर के अंदर रह सकते हैं। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन इस घर की दीवार क्यों नहीं है, क्योंकि घर तो बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन इसके इर्द गिर्द यहाँ पर फेंस एरिया होना चाहिए, इसके इर्द गिर्द यहाँ पर दीवार होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसी वजह से यहाँ
पर इस घर के ओनर ने इसको छोड़ दिया होगा। तो फिर वहाँ पर रात गुजरती है और अगले दिन सुबह सुबह वहाँ पर फेंस भी बन जाती है। तुझे देखकर सोमी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है अब यहाँ पर ये फेंस कहाँ से आ गई, कल तो यहाँ पर फेंस नहीं थी। तो वो उसे कहता है ये फेंस पहले जहाँ पर थी। तो वो कहती है नहीं जहाँ पर नहीं थी। तो वो उसे कहता है नहीं यहीं पर थी, तुम्हें दिखाई नहीं दी होगी। भागती हुई अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है और कहती है ये घर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वहीं पर वो बैठ जाती है और काफी उदास हो जाती है। तो वो उसे कहता है अब तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो वो कहती है कि घर के बाहर ये गार्डन है और गार्डन का एरिया बहुत ज्यादा खाली है, मुझे लगता है कि वहाँ पर फूल पौधे होने चाहिए, खूबसूरत फूल, और साथ में एक पूल भी होना चाहिए। सुनने के बाद अगली रात वहाँ पर पूल बना देता है और साथ ही वहाँ पर फूल पौधे भी लगा देता है। तो सुबह उठने के बाद सोमी कहती है जहाँ पर तो ये सब कुछ नहीं था। तो वो उसे कहता है नहीं ये सब कुछ यही पर था, तुमने देखा नहीं था। वो कहती है अच्छा ठीक मैं मान लेती हूँ, क्योंकि अब उसे पता है कि ये सब कुछ यही कर रहा है। तो वो पोन में जाकर हाथ मारना शुरू कर देती है। जब वो पोन की तरफ देख रही होती है तो हमारा वूजन उसी की तरफ देख रहा होता है कि अब यहाँ पर कोई कहेगी कि इसमें कोई कमी रह गई है। मुझे पता है कि अभी इस घर में काफी ज्यादा कमी है, मुझे यहाँ पर इस घर के अंदर कुछ रूम्स बनाने होंगे, हर एक का अलग अलग रूम बनेगा, और उसके बाद मुझे यहाँ पर बेड्स भी तो लेकर आने हैं, बेड्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर लकड़ी काट कर बेड बनाऊंगा और फिर साथ ही इस बच्ची को भूखा तो नहीं मारना, इसके लिए मुझे फिशिंग करनी पड़ेगी और जाकर फिर कोई रैबिट वगैरह पकड़ कर लाना पड़ेगा। तो इस बात से वूजन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली अब मुझे यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी मिल गई है। ठीक है, साथ ही सोमी फिर से उसे कहती है अंकल मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी है। तो वो उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या कमी है। फिर साथ ही वो अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोमी उसके पास ही बैठी होती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या बना रहे हो। तो हमारा हीरो जो होता है वहां पर एक टब बना रहा होता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक बाथ टब बना रहा हूँ। तो वो कहती है लेकिन इस टब का हम लोग करेंगे क्या। तो वो कहता है कि हम लोग इस टब के अंदर नहाया करेंगे। इस तरह अपनी तरफ देखो तुम कितनी ज्यादा गंदी लग रही हो, तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर बैठकर नहाना चाहिए। तुम वहां से भागने की कोशिश करती है। तो वो कहता है नहीं तुम भागकर नहीं जा सकती, बल्कि तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर बैठकर नहाना है। तो वो उसे नहला धुलाकर वहां पर नए कपड़े पहनाता है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। जबकि हमारा वूजन कहता है कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर अब यहाँ पर जगह के ऊपर पीसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। के साथ ही उनके घर के बाहर कुछ लोगों को दिखाते हैं कि वो लोग उनके घर को देख रहे होते हैं। वूजन कहता है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर वो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती जिसका मैं सपना देख रहा था। तो फाइनली अब यहाँ पर से हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये लोग जो है इन लोगों ने इन्हें यहाँ पर देख लिया है। तो जाकर अपने लॉर्ड को बताएंगे कि रातों रात यहाँ पर एक नया मेंशन क्रिएट हो गया है। तो आपको तो पता ही है कि लॉर्ड कितने ज्यादा ग्रीडी होते हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कोई और यहाँ पर आकर अपना मेंशन बना ले। यहाँ पर से हमारी फाइटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर सीरीज को देखें और उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी और क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। कैन पे हमने देखा था कि वूजन अपने लिए घर तो बना लेता है, लेकिन घर बनाने के बाद अब यहाँ पर असली मुश्किल आ जाती है, क्योंकि लोग वहां पर उसके घर को देख लेते हैं कि रातों रात यहाँ पर एक घर बन गया है। तो वो वापस जाने के बाद अपने सिटी का जो गवर्नर होता है उसको सारी बात बताते हैं। शहर में ये खबर फैल जाती है कि अचानक से वहां पर जंगल में एक मेंशन आ गया है, हमारे गवर्नर के घर के जैसा ही एक बड़ा सा घर वहां पर अचानक से जंगल में कहीं से अपीयर हो गया है। तो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रातों रात वहां पर एक घर आ गया हो, जंगल में पहले तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वो लोग सोच रहे होते हैं कि शायद किसी पियक्कड़ ने यहाँ पर आकर जो अफवाहें फैला दी हैं, जी सिर्फ कोई अफवाह हो सकती है कि वहां पर अचानक से घर आ गया हो। तो यही बात होती है गवर्नर के पास पहुंचती है। तो यंग गवर्नर के पास जब ये खबर पहुंच गया तो वो अपने बंदे से पूछता है बताओ क्या ये बात वाकई में सच है, मेरे पास एक खबर पहुंची है। तो वो बंदा कहता है कि सर मैंने यहाँ पर अपनी आंखों से तो ये नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी खबरें फैली हुई है। सभी लोग कह रहे हैं कि जंगल में अचानक से एक बड़ा सा मेंशन आ गया है। तो गवर्नर उसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि अचानक रात के वक्त वहां पर एक मेंशन आ गया, जबकि पहले वहां पर कुछ भी नहीं था। मुझे तो ये झूठ ही लगता है। तो क्यों ना हम लोग रात के वक्त वहां पर जाएं और जाकर इसको टेस्टिफाई करके आए। तो फिर ठीक है, रात के वक्त मेरे साथ चलना, हम लोग ताजा हवा भी लेंगे और साथ उस मेंशन को देख कर आएंगे। तो नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है। तो वो गवर्नर अपने साथियों को लेकर वहां पर उस जंगल में पहुंच जाता है। जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो उसके साथी पीछे बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है सोल्जर जो होता है वो दूसरे से कहता है कि मुझे लगता है कि गवर्नर जो है पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक बिहेव नहीं कर रहे और जो बाहर बहुत ही कम आते हैं। दूसरा उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, पर एक बहुत ही पावरफुल बैंडेड है, एक पावरफुल बैंडेड जिसकी फैमिली को गवर्नर ने सजा के तौर पर मारकर उसके सर काटकर उसके पास भिजवाया था। और उसके बाद से वो जो बैंडेड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया और तब से वो गवर्नर को ढूंढ रहा है ताकि वो गवर्नर को मार सके। उसकी फैमिली को गवर्नर ने सजा देकर मारकर उसके सर कटवाकर उसके पास भिजवाया, तब से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। और इसी वक्त गवर्नर सिर्फ और सिर्फ उसी से डर रहे हैं कि कहीं उसके सामने वो ना आ जाए। उस बैंडेड का नाम जैंग बेकसान है। जैंग बेकसान एक बहुत ही पावरफुल बैंडेड है। जैंग बेक ना सिर्फ यहाँ पर आसपास के जितने बैंडेड हैं सभी का लीडर बन चुका है, बल्कि वो एक फर्स्ट क्लास का मार्शल
आर्टिस्ट भी है, उसके मार्शल आर्ट्स के स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे असैसिन्स से मारने के लिए गए थे लेकिन कोई भी उसे मार नहीं सका, वो सभी असैसिन्स को मार डालता है क्योंकि उसके जो स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा बेहतर हैं। और ये भी कहा जाता है कि उसकी कैवलरी इतनी ज्यादा बेहतर है कि अगर आप लोग यहाँ पर अपने बेस्ट घोड़ों को लेकर भी उसके पीछे जाएंगे तब भी आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। यही वजह है कि गवर्नर कभी भी उसका पता नहीं लगा पाया और गवर्नर उसको पकड़ नहीं पाए। हालांकि वो जब चाहे जहां पर जाता है लूट मार मचाता है और लोगों को मार डालता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर रॉयल फैमिली की तरफ से उन बैंडिट्स को ढूंढा जा रहा है, स्पेशली जैंग बेग को ढूंढा जा रहा है और बहुत ही जल्दी उसको ढूंढकर मार दिया जाएगा। तो वो गवर्नर से कहता है कि गवर्नर मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जो है आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो गवर्नर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि जल्दी से उसको पकड़ लिया जाएगा। उनकी नजर वहां पर सामने पड़ती है, तो जैसे वहां पर वो सामने देखते हैं तो वहां पर उनके सामने एक मैंशन होता है। तो वो लोग इस बात से पहुंचता हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, हमारे सामने तो एक बड़ा सा मैंशन है, ये मैंशन अचानक से यहाँ पर से कहाँ आ गया। तो गवर्नर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये वाकई में सच्ची बात होगी, मुझे तो लगा था ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां होंगी, लेकिन जहाँ पर तो वाकई में एक बहुत बड़ा मैनर है। वो लोग वहां पर उस मैनर को देख रहे होते हैं। इसी के साथ एक सोल्जर अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ जाता है और वहां पर साथ ही अपने देवता की वहां पर पूजा करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे देवता की तरफ से ये घर अचानक से यहाँ पर बना दिया गया है। वो वहां पर उसके से भीख मांग रहा होता है कि हमारे पर रहम करो। कि दूसरा सोल्जर उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हें क्या लगता है कि रातों रात भगवान ने आकर यहाँ पर तुम्हारे लिए इस घर को बना दिया। तो गवर्नर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अंदर चल के देखना चाहिए कि अंदर क्या है। जैसे वो लोग अंदर जाने की बात करते हैं उन्हें वहां पर जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर कहता है कि ये अचानक से मुझे मर्डरस हो रहा कहाँ से महसूस हो रहा है। वो पीछे की तरफ घूम कर देखता है तो वहां पर हमारा वुजुन खड़ा होता है। वुजुन अपने हाथ में खरगोश पकड़कर वहां पर खड़ा होता है क्योंकि वो शिकार करने के लिए रात के वक्त गया था। तुम्हारा वुजुन उनसे कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर अपने घर पर इन्वाइट किया था या नहीं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गवर्नर उसे देखने के बाद कहता है कि मुझे यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले किलिंग इंटेंट महसूस हुआ था, लगता है किसी लड़के से वो किलिंग इंटेंट निकला था। तो गवर्नर कहता है क्या इस मैनर के ओनर तुम हो। तो हमारा वुजुन कहता है कि हाँ इस मैनर का ओनर मैं ही हूँ, ये मेंशन मेरा है। तो गवर्नर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मैं इस सिटी का गवर्नर हूँ, मेरा नाम होंग वॉन चैंग है और तुम यहाँ पर ऐसी किसी जगह के ऊपर अपना घर बनाकर नहीं रह सकते। इस जगह के ऊपर पहले ये घर नहीं हुआ करता था। इस प्रॉपर्टी के ऊपर जब तक तुम इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते तब तक तुम इस मैनर को नहीं बना सकते हो, ना ही यहाँ पर रह सकते हो। तो हमारा वुजुन उसे कहता है कि मैंने इस घर को नहीं बनाया बल्कि मैंने इसे रिपेयर किया है, ये बुरी हालत में था तो मैंने इसे थोड़ा सा बेहतर बना दिया है। तो वो उसे कहता है चाहे जो भी हो, अगर तुमने यहाँ पर इस जगह के ऊपर घर को रिपेयर करके वहां पर रहने का फैसला किया तो पहले तुम्हें यहाँ पर गवर्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है। के साथ वो उसकी तरफ उंगली करते हुए आगे बढ़ता और कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ के कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर रहने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी गवर्नर की। तो हमारा वुजुन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तो क्या तुम यहाँ पर अभी इसको अप्रूव करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ पर इसका फैसला करो कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ या नहीं। और साथ ही वो खरगोश को उसके सामने फेंक देता है। वो खरगोश जब ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो गवर्नर कहता है क्या यहाँ पर मुझे धमका रहा है। तो वुजुन उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें बस इसके लिए अपनी आंखें बंद करनी होगी, यानी ये सोचो कि यहाँ पर कभी एक मेंशन था ही नहीं और तुमने यहाँ पर मुझे इजाजत दे दी कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। लेकिन गवर्नर इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि इसको जल्दी से अरेस्ट कर लो और इसे जेल में लेकर चलो, उसके बाद इसे कुछ दिन जेल में रखेंगे तो खुद ही इसकी होश ठिकाने आ जाएगी। तो वो आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़ने के लिए रस्सी निकाल लेते हैं। जबकि हमारा वुजुन सोच रहा है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सोमी इस वक्त अंदर सो रही है और मैं यहाँ पर शोर नहीं करना चाहता, तो चुपचाप इन लोगों के साथ चला जाता हूँ, जेल में रहकर वापस आ जाऊंगा। हो सकता है कि वहां पर जाकर मैं इनसे बात करके मसला सुलझा लूं। तो इसी के साथ ही वो उसे रस्सी में बांध लेते हैं और रस्सी में बांधने के साथ वो लोग उसके साथ वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो लोग वापस की तरफ चल रहे होते हैं होंग वोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से सब से निकल जाओगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से निकलने नहीं दूंगा। तुमने यहाँ पर बिना इजाजत के घर बना लिया, जबकि तुमने यहाँ पर गवर्नर को धमकी दिया है, तो फिर तुम इतनी आसानी से यहाँ पर जेल से नहीं निकल पाओगे। पहले हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे, हो सकता है कि तुम वहां पर टॉर्चर के दौरान मारे जाओ, लेकिन अफसोस कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही गवर्नर दूसरी तरफ घूम जाता है और कहता है कि मैं इसकी आंखों में डायरेक्टली नहीं देख सकता, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, कहीं ऐसा ना सिर्फ देख कर ही मुझे मार डाले। जल्दी से वापस लेकर जाना होगा, जाकर जेल में बंद करते हैं, खुद ही गार्ड इसको संभाल लेंगे। जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारे वुजुन को वहां पर कुछ महसूस होता है, तो वुजुन साइड के ऊपर देखता है। तो इसी के साथ ही एक गार्ड उसे कहता है कि लड़के जो तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर साइड के ऊपर क्यों देख रहे हो। और इसी के साथ एक तीर उड़ता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, सीधा आकर उसके गले में लग जाता है। तो वो लड़का जो वो गार्ड जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। गवर्नर अपने साथी से कहता है कि हो क्या रहा है, और साथ ही उनके ऊपर तीरों की बरसात होती है। ऊपर से बहुत सारे तीर उनके ऊपर गिरते हैं और वो सभी तीर जो होते हैं उनके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाती है। तो सभी तीर जब उनके ऊपर लगते हैं तो वो सभी गार्ड्स मर जाते हैं। सभी गार्ड्स के मरने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और उसके साथ वुनजिन वहां पर बचते हैं। वुनजिन तो रस्सियों में बंधा होता है, लेकिन गवर्नर अभी वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है। गवर्नर कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, किसने ये सब कुछ किया, मेरे साथियों को किसने मार दिया। तो यहीं पर जैंग बेक पहुंच जाता है। इसी के साथ ही सामने से जैंग बेक की आवाज आती है। जैंग बेक चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, इनको घेर लो, किसी को यहाँ से जाने मत देना। गवर्नर वहां पर जैंग बेक को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जैंग बेक है। जैंग बेक उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया था कि
कि रात के वक्त यहाँ पर अकेले निकलो, तुम्हें नहीं पता कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुम यहाँ पर रात के वक्त आकर सैर सपाटा कर रहे थे। तो जैंग बेक गवर्नर से कहता है कि आज यहाँ पर मैं उस सब का बदला लेने वाला हूँ जो तुमने मेरी फैमिली के साथ किया था, तो आज यहाँ पर तुम मरने वाले हो। तो हमारा गवर्नर जो होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर तकरीबन 6 महीने पहले हमने इसकी फैमिली को पकड़ लिया था और इसकी फैमिली को मारने का फैसला रॉयल फैमिली ने किया था और उनके सर काटकर हमने इसके पास भिजवाया था। और इसके साथ अपनी फैमिली के सर कटे हुए देखकर जो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके बाद इसने रैंपेज शुरू कर दिया और आसपास के गांव में जिसको भी ये पकड़ता उसको मारना शुरू कर दिया था। जबकि वूजुन वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि इस वक्त सोमी अंदर आराम से सो रही है और जी सभी लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, इन सभी लोगों को यहाँ पर अपनी आवाज को कम करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जाग जाए। तो गवर्नर के पास सिर्फ एक तलवार होती है, वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा अगर मैं इसको आजाद कर भी देता हूँ ये मेरी कोई मदद कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बंदी है और मेरे पास एक तलवार और एक तलवार के साथ मैं इतने सारे बैंडेट्स के साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर तकरीबन 50 से भी ज्यादा बैंडेट्स होंगे, तो लगता है कि अब यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होने वाला है, लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड नहीं आ रहा था, उसके पास सिर्फ एक तलवार और सामने उसके 50 से भी ज्यादा लोग हैं, वहाँ पर बिल्कुल अकेला है। तो जबकि दूसरी तरफ से जैंग बेक के साथ ही चलाकर उसे कहता है कि बॉस हमें यहाँ पर इस कमीने को मारने दो, इसने तुम्हारी फैमिली को मारा था, हम तुम्हारी फैमिली का बदला लेंगे। और उनमें से एक आगे बढ़ता है, जाकर उसको पकड़ लेता है, उसको गले से पकड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इसको मारता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर इसे मारने दो, मैं इसके पहले बाजू काटूंगा और इसके बाजुओं को कुत्तों को खिलाऊंगा और इसके खुद वहां पर देखने को मजबूर करूंगा कि जब इसके बाजू को कुत्ते खा रहे होंगे तब ये अपनी आंखों से ये सब कुछ देखेगा। तो वो उसे कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। लेकिन इसी के साथ ही उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारे मुंह से मैं ये अल्फाज सुन सकूं। तो गवर्नर तुमने यहाँ पर फाइनली ये अल्फाज कह ही दिए, तुमने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अब यहाँ पर फाइनली तुम मेरे सामने घुटने टेक कर पड़े हो। मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन है कि आज यहाँ पर मैं तुम्हें अपने घुटनों पर नीचे झुकाया हुआ है। वैसे तो मैं यहाँ पर तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा सारी जिंदगी देखना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं ये सब कुछ कर नहीं सकता। तुम एक गवर्नर और बहुत ही जल्दी रॉयल फैमिली यहाँ पर मेरे पीछे आ जाएगी, तो इसलिए आज यहाँ पर मुझे तुम्हें मारना होगा और आज यहाँ पर तुम्हारा फ्यूनरल होगा। और इसी के साथ ही उसे सर से पकड़कर ऊपर उठाता और कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और अपने साथियों से कहता है कि इसे पकड़ लो, इसे अपने साथ लो, हम इसे पहले अपने साथ लेकर जाएंगे और अपने अड्डे पर जाकर इसको टॉर्चर करेंगे, इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे और उसके बाद जाकर इसे सजाए मौत मिलेगी। जबकि हमारा वूजुन वहीं पर खड़ा होता है, वो चिल्लाकर उसे कहता है कि वूजुन प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम यहाँ पर मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बैंडिट का एक साथी उसे कहता है कि बॉस जैंग बेक अब हम लोग इस लड़के का क्या करें, इसको क्या करें, क्या इसको भी साथ ले आए या फिर इसको छोड़ दें। तो वो उसकी तरफ देखता है तो वो रस्सी में बंधा होता है, उसे लगता है कि शायद ये कोई क्रिमिनल है जिसने यहाँ पर कोई क्राइम किया होगा, इसे पकड़कर लेकर जा रहे थे। तो वो उसकी रस्सी काट देता है और कहता है कि लड़के अपने आप को लकी फील करो कि हमने यहाँ पर तुम्हारी मदद कर दी है, जाओ तुमने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ माफ किया जाता है और तुम यहाँ पर से आजाद हो। और गवर्नर तो वैसे यहाँ पर मरने वाला, तुम्हें कोई भी सजा नहीं देगा। तो सभी लोग वहां पर उसे लेकर जा रहे होते हैं। जब वो लोग वहां से लेकर जा रहे होते हैं तो गवर्नर चिल्लाकर कहता है प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो हमारा वूजुन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है और बिना बालों वाले जरा मेरी बात तो सुनो। ये बात सुनने के बाद जैंग बेक वहीं पर रुकता और कहता है क्या तुमने यहाँ पर मुझसे कुछ कहा। वो चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे बिना बालों वाला कहने की, आखिर मैंने यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुम्हें यहाँ पर से आजाद किया और तुम बदले में यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो। वूजुन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्ही से बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस मेयर के साथ क्या करने वाले हो, क्या तुम इसे मार डालोगे। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके साथ क्या करूंगा, इसने मेरी फैमिली के सर काट कर मेरे पास भिजवाए थे, मैं इसका सर काट कर रॉयल फैमिली के पास भिजवाऊंगा। तुम्हारा वूजुन उसे कहता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर ही लगता है कि तुमने बहुत सारे लोगों की जान ली होगी, तो अगर यहाँ पर इसने तुम्हारी फैमिली के 3 लोगों को मारकर उसका सर काट कर तुम्हारे पास भिजवा दिया तो इस बात से मुझे तो यही लगता है कि इसने उन लोगों का बदला लिया है, तो इसने सही किया और तुमने यहाँ पर गलत किया। अब तुम यहाँ पर इस बदले में इसको नहीं मार सकते। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रहा हूँ। तो वहां पर उसके साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी बैंडिट्स कहता है कि इस लड़के की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हमारे बॉस को गलत कहने की, से लगता है कि हमारे बॉस यहाँ पर गलत है और जो गवर्नर ठीक है। तो बॉस कहता है कि रुक जाओ, तुम सभी यहाँ पर खामोश रहो। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम इस गवर्नर को बचाना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस गवर्नर को बचा पाओगे। हमारा वूजुन फिर से उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है। फिर साथ ही हमारा वूजुन सोच रहा होता है कि यहाँ पर आसपास तकरीबन 50 लोग होंगे, मैं यहाँ पर 50 लोगों को मार तो सकता हूँ लेकिन उससे काफी ज्यादा शोर होगा और मैं नहीं चाहता कि सोमी यहाँ पर उठ जाए। तो हमारा वूजुन आगे बढ़ता है और उसे कहता है गवर्नर मुझे बताओ क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो गवर्नर कहता है हाँ मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो वूजुन कहता है तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, अगर मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ तो बदले में तुम्हें यहाँ पर इस मैनर के बारे में भूलना होगा, मुझे यहाँ पर रहने की अप्रूवल देनी होगी, दोबारा कभी भी मेरे मैनर की तरफ आंख उठाकर ना देखना। बैंडिट्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या बातें किए जा रहा है, पता नहीं ये क्या बकवास किए जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या बातें कर रहा है। दूसरा कहता है कि ये पागल तो नहीं हो गया, कि गवर्नर वहां पर सोच रहा था मुझे
मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने मैनर के अंदर रहने की इजाजत मांग रहा है, क्योंकि इसी मैनर में ना बिना इजाजत के रहने की वजह से तो हम लोग यहाँ पर इसको अरेस्ट कर रहे थे। वूजन उसे कहता है कि जल्दी से सोचकर बताओ, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी ऑफर है गवर्नर, जल्दी से सोचो, तुम्हारे पास टाइम कम है। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो फिर ये जगह तुम्हारी, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम यहाँ पर रह सकते हो। गवर्नर जब वहाँ पर बात कर रहा था, जैंग बेग उसे किक मारता और कहता है कि तुम तो अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर क्यों बात कर रहे हो। तो वूजन आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, अगर अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तुम सभी लोग जिंदा बच जाओगे, जो यहाँ से चला जाएगा वो जिंदा रहेगा। एक बैंडेड आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ये कहने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई बहुत ही बड़े मार्शल आर्टिस्ट हो जहाँ पर हम सभी को हरा सकते हो। हम यहाँ पर तकरीबन 50 से भी ज्यादा लोग हैं। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके पास उसकी तलवार होती है, वो अपनी तलवार के साथ जैसे जाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर वो लोग देख भी नहीं पाते। हमारा वूजन वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को घुमाता है, सिर्फ हाथ को घुमाकर वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो बैंडेड जो होता है बाकी के सभी बैंडेड के बीच से बड़ी तेजी के साथ उड़ता है, काफी दूर जाकर पीछे गिरता है और वहीं पर गिरकर मर जाता है। और सभी लोग देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या, जैंग वू के साथ क्या हुआ, जैंग वू इतनी आसानी से मर कैसे गया। तो गवर्नर भी ये देखकर बहुत सा हैरान होता है, जबकि जैंग बेग भी वहां पर सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर देखा भी कुछ नहीं और इस लड़के ने बड़ी आसानी से जैंग वू को बड़ी आसानी से एक ही अटैक के साथ मार दिया। आखिर ये लड़का कौन है, क्या ये कोई बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट मास्टर है। अगर ये वाकई में इतना बड़ा महान मास्टर है तो फिर इसने यहाँ पर इन गार्ड से अपने आप को बंदी क्यों बनने दिया और यहाँ पर रस्सियों में क्यों बंधा हुआ था। तो जैंग बेग क्योंकि खुद एक मार्शल आर्टिस्ट होता है तो वहां पर उसके स्किल्स को सेंस करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का जो भी है ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ज्यादा लोग हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो वो सिर्फ अकेला, अगर वो एक महान मार्शल आर्टिस्ट मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तकरीबन 50 लोगों से एक साथ फाइट करने में उसे भी काफी ज्यादा दिक्कत होगी। हमारे पास यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है और ये लड़का सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, तो वो उनसे कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो और इस लड़के को अभी यहीं पर मारना होगा, कल को ये हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है, तो मुश्किल को आज ही यहाँ पर जड़ से खत्म करते हैं। जैसे वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो और इसे मार डालो, तो वो सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारे वूजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सभी लोग चारों तरफ से घेरने के बाद जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा वूजन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूं। वो एक ब्रीफ मोमेंट के लिए वहां पर ये सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पर अपनी तलवार को यूज करना चाहिए, क्योंकि तलवार को यूज करके वो बड़ी आसानी से सभी को मार सकता है। लेकिन उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती है कि पास्ट में वो किस तरह से एक रूथलेस डीमन बन गया था तलवार को यूज करके, खून को देख देख कर, इसलिए दोबारा खून देखने का उसका कोई भी मन नहीं होता। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तलवार को यूज नहीं करना। इसी के साथ वो अपनी तलवार को फेंक देता है क्योंकि उसे यहाँ पर सोमी का हंसता हुआ चेहरा महसूस होता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अब वो पुरानी जिंदगी नहीं जीनी, बल्कि मुझे अब यहाँ पर एक नई ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए जिसमें सोमी और मैं बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि अगर शाम सुबह उठने के बाद सोमी इतना सारा खून देखेगी तो वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही वहां पर एक धमाका होता है और इसी धमाके के हटने के बाद दिखाते हैं कि वहां पर उसने आखिरी बैंडेट को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है, यानी कि बाकी के सभी बैंडेट्स वहां पर मर चुके होते हैं। तो वहां पर जैंग बेग जो होता है हमें बैकग्राउंड सीन दिखाता है कि असल में यहाँ पर हुआ क्या, इतनी तेजी के साथ उसने क्या किया। तो यहाँ पर वूजन ने अपनी तलवार को ऊपर की तरफ फेंका था और तलवार को ऊपर फेंकने के बाद वो एक पत्थर उठाता है और उस तलवार को मारता है, जिससे वो तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर साथ ही उसके शार्ड्स के साथ वहां पर बाकी सभी लोगों को शार्ड्स को कंट्रोल करते हुए या फिर पत्थर मार मार के उन सभी को मार देता है। ये कहता है कि यहाँ पर इसके स्किल्स बहुत ज्यादा अनरियल है, मैंने ऐसा पहले कभी किसी को करते हुए नहीं देखा। इसने यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर से पत्थर उठाया और शार्ड्स को साथ तलवार को तोड़कर उसके शार्ड्स के साथ बाकी सभी लोगों को मार दिया। यहाँ पर तकरीबन सेम वैसी टेक्निक यूज हुई है जैसे योंग योंग ने यूज की थी। वो तलवार को तोड़कर उसके शार्ड्स के साथ फ्लावर रेन टेक्निक के साथ सभी को मारता, तो इसने भी बिल्कुल सेम वैसी टेक्निक को यूज करते हुए सभी लोगों को मारा है। जैंग बेग वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि आज तक मैं इस तरह के किसी मार्शल आर्टिस्ट से नहीं मिला, क्योंकि आज तक जितने मार्शल आर्ट से मिला वो सारे के सारे इससे ज्यादा कमजोर थे, लेकिन लगता है कि ये किसी अलग ही लेवल पर है। इस वक्त यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये बंदा मुझे मार डालेगा। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ पर से जान बचाने का, और वो चिल्लाकर उसे गाली देता, फिर साथ ही वहां पर से बड़ी तेजी से भागना शुरू कर देता है। तो अपने साथियों को वहीं पर छोड़कर वहां पर से बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा होता है। तो क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो यहाँ पर रुकेगा तो वो भी अपने साथियों की तरह मारा जाएगा। जबकि हमारा वूजन फिर से वहां पर से एक पत्थर उठाता है और कहता है क्या ये यहाँ से भागकर जा रहा है, मुझे तो लगा था कि ये सभी बैंडेट्स का बॉस है तो ये खुद यहाँ पर मुझसे फाइट करेगा और ये मुझे काफी टफ फाइट देगा, लेकिन अफसोस कि ये तो एक डरपोक निकला। गवर्नर चिल्लाकर उसे कहता है कि प्लीज इसे जाने मत दो, अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो फिर हमारी डील पूरी हो जाएगी, इसको जल्दी से पकड़ लो, इसे जाने मत दो, क्योंकि अगर जब बच गया तो फिर से मुझे मारने के लिए जरूर आएगा। तो वूजन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले यानी मेरी पास्ट लाइफ में मैंने कभी भी किसी उस बंदे के ऊपर अटैक नहीं किया था जो डर कर भाग रहा हो, क्योंकि डर के भागने वालों
मौके पर मैं कभी अटैक नहीं करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि फाइनली मुझे कुछ करना पड़ेगा जहाँ पर मुझे इस मैनर के अंदर रहने की अप्रूवल मिल जाए। तो जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे फर्स्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था। तो बैंडिट्स का लीडर जैंग बेक जो होता है वहां से भागने की कोशिश करता है, वहां पर से भागकर जा रहा होता है। दूसरी तरफ से गवर्नर उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे लिए पकड़ो, अगर तुम इसे पकड़ लेते हो तो यहाँ पर मेरे लिए सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी और यहाँ पर तुम्हें रहने की इजाजत भी मिल जाएगी। साथ ही हमारा हीरो आगे बढ़ता है, जाकर उसको पकड़ लेता है। उसको पकड़ने के साथ साथ वो गवर्नर दोनों को वहां पर एक पेड़ के ऊपर टांग देता है। वो दोनों को वहां पर टांग देता है तो गवर्नर उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो हमारा हीरो से कहता है हम दोनों के दरमियान में जो एग्रीमेंट हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस एग्रीमेंट को अच्छे से याद रखो, दोबारा कभी इस एग्रीमेंट के बारे में मत बोलना। क्या तुम समझ गए मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? तो गवर्नर उसे कहता है हाँ हाँ मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। फिर साथ ही गुस्से के साथ उसे कहता है कि लेकिन मेरी इस बात को याद रखना, अगर दोबारा कभी भी तुमने यहाँ पर जंगल में आकर मेरे मैनर की तरफ आंख उठाकर भी देखा या फिर कोई सवाल किया कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तो वो कहता है नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि दोबारा कभी तुम्हारे मैंशन की तरफ आऊंगा भी नहीं। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि यहाँ पर डील में एक और शर्त ऐड करो, तुम यहाँ पर मेरे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे, किसी को भी यहाँ पर पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर इन सभी बैंडिट्स को मैंने पकड़ा है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो से कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर सारी बातें अच्छी से समझ आ गई हैं। जबकि दूसरी तरफ से गवर्नर बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये एक मॉन्स्टर है, इसने यहाँ पर 50 आदमियों को अकेले हरा दिया और ऊपर से इसका किलिंग इंटेंट तो देखो इतना पावरफुल है कि मैं यहाँ पर प्रेशर की वजह से मरे जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर एक बात तो समझ आ गया है कि मुझे चाहे यहाँ पर रॉयल फैमिली के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं इस बंदे के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। अगर मैं इस बंदे के खिलाफ गया तो ये बंदा मुझे मार डालेगा और मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कभी भी इसके मैनर के करीब भी ना आऊं। सीन जो होता है हमें यहाँ पर सिटी का दिखाया जाता है। तो हमारा वूजन अपनी सोमी को अपने साथ लेकर सिटी में आता है। तो वो दोनों जब सिटी में वहां पर कुछ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं तो वहां पर गली में लोग बातें कर रहे होते हैं कि जैंग बेक को पकड़ा गया है। तो ये बात सुनने के बाद सोमी कहती है मुझे लगता है कि जहाँ पर आसपास कुछ बैड गाइस थे उन सभी को पकड़ लिया गया है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश है। देखो जरा इनके चेहरे की मुस्कुराहट तो देखो, ये कितने ज्यादा खुश हैं। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ होते हुए भी डर लगता है, अब तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है हाँ मुझे तुम्हारे साथ होते हुए भी डर लगता है क्योंकि हम दो लोग हैं और दो लोग इतने बड़े मेंशन में रहते हैं, कभी भी गुंडे आकर हमारे पर अटैक कर सकते हैं। साथ ही उसे वहां पर खुशबू आती है। तो वो कहती है वहां पर देखो वहां पर क्या, जल्दी से भागती हुई उस तरफ चली जाती है। जब वो भागती हुई उस तरफ जाती है तो वहां पर काफी सारी खाने की चीजें लगी होती हैं, वहां पर से खुशबू उठ रही होती है। तो वो जाकर उन सभी को देखकर लाट टपकाना शुरू कर देती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। जबकि हमारा वूजन जो होता है अपनी मुट्ठी खोलता है, अपनी जेब के अंदर से पैसे निकालता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, एक सिक्का भी नहीं होता। तो वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे यहाँ पर जिंदगी के बारे में एक और बात सीखनी है। वो बात यह है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे पैसों की जरूरत है, अगर मैं यहाँ पर किसी बच्चे को पालना चाहता हूँ तो फिर मुझे और भी बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बाजार में जो कुछ भी चीज खरीदनी है उसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं। बच्चे ये तो बाजार में किसी भी चीज को देखकर लाट टपकाना शुरू कर देते हैं। कुछ वहां पर सोच रहा था कि अब यहाँ पर से पैसे कैसे कमाने हैं, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह जंगल में रहकर गुजारा करता था। खाना खाने के लिए वो किसी भी जंगली जानवर को पकड़ता, उसे पकाकर खा जाता था और यही उसकी लाइफ स्टाइल थी, उसे कोई पैसों की जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन अब जबकि उसके पास एक छोटी बच्ची है तो उसे यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। इसी वजह से वो सोमी को वहां पर से कुछ भी लेकर नहीं देता और उसे कहता है चलो वापस चलते हैं। सोमी कहती है हाँ ठीक है और वो दोनों वहां से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन सोमी अभी भी वहां पर बाजार में चीजें देख रही होती है, क्योंकि उसे वहां पर वो सारी चीजें चाहिए होती हैं। और वहां पर से वापस आते वक्त भी रास्ते में वो लोग यही सोच रहे होते हैं। स्पेशली हमारा भूषण जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि पैसे कहां से आएंगे। तो यहीं पर रास्ते में चलते चलते उन्हें सड़क के ऊपर ही वहां पर एक फूल दिखाई देता है। तो हमारी सोमी जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मिस्टर देखो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक फूल है। और वो जल्दी से जाकर उसके इर्द गिर्द से मिट्टी हटाना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं इसे उखाड़ लूं, इसे फिर हम लोग अपने गार्डन में जाकर लगाएंगे। तो वूजन से कहता है कि अब अचानक से तुम्हें यहाँ पर से क्या मिल गया है, तुम इसका करोगे क्या, हमारे गार्डन में तो पहले बहुत सारे फूल है, इसे यहीं पर रहने दो। तो वो से कहते हैं नहीं देखो ना ये कितना ज्यादा खूबसूरत फूल है, यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर अकेला रहे, इसे हमारे गार्डन में होना चाहिए। तो वो कहता है क्या तुम इस फूल को उखाड़ लोगी। तो वो कहती है हाँ मैं उखाड़ लूंगी, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, जरा मेरी तरफ देखो। अब छोटे से नन्हे से फूल को उखाड़ने में मुझे इतनी ज्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी। और फिर साथ ही वहां पर उसको पकड़ दिया, उसके तनों को पकड़कर खींचना शुरू कर देती है। वो वहां पर उस फूल को उखाड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो हमारा वूजन वहां पर जगह को आसपास एनालाइज कर रहा था, तो वहां पर काफी सारे फुटप्रिंट्स के निशान होते हैं, लेकिन वो फुटप्रिंट सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये फुटप्रिंट्स हमारे नहीं है, हम लोग तो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगता है कि जिसके भी ये फुटप्रिंट्स है उसने स्पेशली यहाँ पर आकर मिट्टी को खोदा होगा, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी काफी ज्यादा नरम लग रही है। ऐसे लगता है जैसे अभी भी यहाँ पर इस फ्लावर को इस जगह के ऊपर लगाया गया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, क्या यहाँ पर कोई रहता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये तो मेरे मैनर का रास्ता है, जहाँ पर से मैं कई बार गुजर कर गया हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर फूल मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिया। इसी के साथ ही सोमी वहां पर जोर लगाने के बाद उस फूल को
उखाड़ लेती है। तो जब वो फूल को उखाड़ लेती है तो उसके साथ एक छोटी सी पोटली भी वहां पर से बाहर निकलती है, एक छोटी सी थैली उसके साथ लगी होती है। सोमी कहती है ये क्या, मैंने फूल को तो निकाल लिया लेकिन इसके नीचे ये इतना बड़ा सा क्या है, क्या ये इसका बीज है या फिर इसके नीचे कोई फ्रूट लगा हुआ है, ये तो एक थैली की तरह का लग रहा है। तो सोमी उसे कहती है क्यों ना हम लोग इसे खोलकर देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो जैसे वहां पर उस फ्लावर पॉट को अपने हाथ में पकड़कर उस थैली को खोलने लगती है, वो कहती है कि मैं इसको खोलने लगी हूँ। जब उसे खोलने लगती है तो साइड के ऊपर से एक लड़का चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी चीज को हाथ लगाने की, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। और वो अपने पास से अपना नाइफ निकालता है, बड़ी तेजी के साथ सोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो नाइफ जो होता है वो सोमी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सोमी वहां पर हैरान होकर उसकी तरफ देख रही होती है कि ये क्या कर रहा है। इसी के साथ ही वूजन आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसका नाइफ उसके हाथ से छुड़वा देता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो उसे पूछता है बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ पर सोमी के ऊपर अटैक क्यों किया। जबकि वो लड़का सोच रहा था कि यार इस बंदे का क्या मसला है, इसने यहाँ पर मेरा हाथ इतना टाइटली पकड़ा हुआ है। और साथ ही हमारा वूजन जो होता है उसके हाथ के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उसका हाथ और भी दर्द करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ही उस लड़के को समझ आ जाती है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो वूजन को जब वहां पर उसका जवाब नहीं मिलता तो इसी के साथ ही वो एक ही हाथ के साथ उस लड़के को उठाकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जब उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटकता है तो वो काफी ऊंचा उड़ता है और उसके साथ ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो जब वो लड़का बेचारा वहां पर गिरने के बाद बेहोश हो जाता है तो ये देखने के बाद सोमी जो होती है उसे भी एक झटका लगता है, शॉक की वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। तो हमारा वूजन कहता है कि अब इस बच्ची को क्या हो गया, लगता है कि मैंने यहाँ पर उस बंदे को उठाकर पटकाया तो उसे देखकर ये बेहोश हो गई, लगता है इसे झटका लगा है। तो वूजन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई सोमी के ऊपर अटैक कर सकता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर पैरों के निशान देकर कोई ना कोई यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पे यहीं पर पास ही है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये सोमी के ऊपर अटैक करना चाहता है। शुक्र है कि इस लड़के के पास किलिंग इंटेंट नहीं निकला, अगर मुझे यहाँ पर इसके पास जरा सा भी किलिंग इंटेंट महसूस होता तो मैं इसे सोमी के करीब भी नहीं आने देता और इसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता। शुक्र है कि यहाँ पर इसको मारना नहीं चाहता था, बस इसको डराना चाहता था। लेकिन आखिर इस बंदे ने ऐसा किया क्यों होगा, आखिर इस फ्लावर पॉट के अंदर है क्या। चलो देखते हैं कि इस थैली के अंदर उसने क्या रखा हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ पर हमें डराकर भगाना चाहता था और उसने इतनी मेहनत करके इसको जमीन के अंदर गाड़ा था। तो उसी के साथ ही वूजन जो होता है उस थैली के ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा हटाता है और उसके अंदर देखता है। जब उसके अंदर देखता है तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही अपनी डेविलिश स्माइल देता है और कहता है लो मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं जहाँ पर ये सोच रहा था कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा, लो यहाँ पर मुझे पैसे मिल गए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उस लड़के को भी अपने कंधे पे उठा लेता है, वो सोमी को भी उठा लेता है और साथ में उस लड़के को भी उठा लेता है और दोनों को उठाकर वहां से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन उसके मैनर का दिखाया जाता है। तो उस लड़के को होश आती है, जब उसे होश आती है तो वो उठता है और उठकर जल्दी से बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या, ये कौन सी जगह है, ये बिस्तर कैसे, मैं किसके बिस्तर पर हूँ। वूजन भी वहीं पर उसके पास ही खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि तुम्हें होश आ ही गई। तो वो कहता है हाँ मुझे होश आ गई, लेकिन ये कौन सी जगह है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। लेकिन हमारा वूजन इसी के साथ से घूर कर देखता है, जब उसे घूर कर देखता है तो वो लड़का और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इसकी आंख इतनी ज्यादा कोल्ड कैसे हो सकती है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सांप ने मेरे पर नजर रखी हो और अगर मैं यहाँ पर से थोड़ा सा भी हिला तो वो मुझे काट देगा और मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तो वूजन उस लड़के से कहता है कि मैं वहां पर उसी जगह के ऊपर तुम्हें जान से मारना चाहता था क्योंकि तुमने सोमी के ऊपर अटैक किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया, मैंने तुम्हें मारा क्यों नहीं। तो वो लड़का उसे कहता है कि सर मुझे नहीं पता कि आपने मुझे क्यों जिंदा छोड़ा है। तो वूजन उसे कहता है कि हर एक इंसान की जिंदगी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, हर इंसान की वैल्यू अलग अलग होती है, तुम जरा अपने बारे में बताओ कि तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि अगर तुम्हारी जान की कीमत लगाई जाए तो बताओ कि तुम्हारी जान की कितनी कीमत हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 5 का एड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वूजन किस बात का मतलब कैसे पूछता है, मुझे बताओ कि तुम्हारी जान की कितनी कीमत है, तुम्हारी कितनी वैल्यू होगी। तो वो लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की वैल्यू कम से कम 1 मिलियन नियांग तो होगी ही। ये बात सुनने के बाद उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही मानते हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जान की वैल्यू 1 मिलियन होगी। जबकि वो लड़का उसे कहता है कि अब जहाँ पर इतना भी नहीं है, मेरी वैल्यू इतनी तो है ही, 1 मिलियन से कम तो मेरी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो वूजन उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो मेरी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ एक चोर हो और चोर की वैल्यू जहाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिल्वर नियांग के बराबर होती है, यानी कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के बराबर है। बात सुनने के बाद बेचारा काफी ज्यादा अपसेट होता है कि यहाँ पर मेरी जान की कीमत सिर्फ 1 नियांग लगा रहा है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर अपनी वैल्यू को खुद डिटरमिन किया है कि तुम 1 मिलियन नियांग की अपनी लाइफ की कीमत लगाते हो, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर पूरा भरोसा होगा, इसी वजह से तुमने यहाँ पर 1 मिलियन कहा था। वूजन साथ ही वहाँ पर हंसते हुए उसे कहता है कि अब जबकि तुमने 1 मिलियन खुद ही कहा तो फिर ठीक है, तुम्हारी जान बचाने के बदले यानी कि तुम्हें जिंदा छोड़ने के बदले तुम्हें यहाँ पर मुझे 1 मिलियन रुपए देने हैं और 1 मिलियन रुपए तुम्हें यहाँ पर इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि तुमने सोमी को मारने की कोशिश की थी, और अगर यहाँ पर हम लोग इन दोनों को आपस में तोड़े तो यहाँ पर तुम्हें टोटल मुझे 5 मिलियन देने हैं। अगर तुम यहाँ पर मुझे 5 मिलियन देते हो तभी तुम यहाँ से मेरे हाथों से बचकर जा सकते हो, वरना तुम बाकी की सारी जिंदगी यहीं पर मेरे पास गुलामी करने वाले हो। ये बात सुनने के बाद उस बेचारे को काफी बड़ा झटका लगता है, वो कहता है कहीं ये पागल तो नहीं है, ये यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहा है कि यहाँ पर इसे इतने पैसे चाहिए, जबकि हमारा वूजन से घूर कर
देखता है और उसे कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि तुम मेरे पैसे कब देने वाले हो, मुझे यहाँ पर 5 मिलियन रुपए चाहिए, 5 मिलियन रुपए तुम मुझे कब दोगे। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गवर्नर का दिखाया जाता है कि गवर्नर के पास लड़कियां जो होती हैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है, क्योंकि गवर्नर हमारा है भी बहुत ज्यादा यंग और साथ हैंडसम भी है। तो लड़कियां जो होती हैं उसके लिए फूल को कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आई होती हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। यहाँ तक कि बाकी के सभी लोग भी गवर्नर से खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसने टैंक बेग को पकड़ लिया है, सॉरी जैंग बेग को पकड़ लिया है, इस बैंडेड बॉस को पकड़ा है। लेकिन असल में इसने बेचारे ने नहीं पकड़ा। वो उन सभी के सामने से वहां पर से निकलकर जैसे अपने रूम में आता है आकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अगर यहाँ पर इन लोगों की बात ही होती, ये सभी लोग मुझे हीरो समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर सकता था। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर मैं और भी बड़े झमेले में फंस चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर रॉयल फैमिली के लोगों को भी लगता है कि मैंने यहाँ पर बैंडेड बॉस को पकड़ लिया, जैंग बेग को मैंने पकड़ा है, इसी वजह से वो लोग मेरे पास एक और बड़ा केस लेकर आ गए हैं। रॉयल फैमिली से एक बंदा यहाँ पर आया था और उसने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, हमारे टेंपल के अंदर से बुद्धा की सोने की मूर्ति को किसी ने चोरी कर लिया, एक बहुत ही स्पेशल थीफ ने उसको चोरी किया है और हम उस थीफ को पकड़ना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ पर इस केस को हैंडल करते हो और उस थीफ को ढूंढ लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर रॉयल फैमिली की तरफ से बहुत सारे इनाम मिलेंगे और साथ ही हम तुम्हारा स्टेटस भी अप करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर उस चोर को कैसे ढूंढ दूं? अगर वो चोर इतना ज्यादा महान है कि उसने वहां पर से सोने की मूर्ति को चोरी कर लिया, तो वहां पर पीछे सुराग छोड़कर क्यों जाएगा कि मेरे जैसा एक नौसिखिया जाकर वहां पर से उसको ढूंढ ले उसके सुरागों को देखते हुए। तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस गया, सभी लोगों के सामने मेरा भांडा फूट जाएगा कि मैंने ना ही जैंग बेग को पकड़ा, ना ही मैं यहाँ पर सोने की मूर्ति वाले चोर को ढूंढ सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस बेवकूफ चोर का दिखाया जाता है, यानी कि यही वो चोर है जिसने सोने की मूर्ति को चोरी किया है। तो ये बेचारा इस वक्त हमारे वुशुन के घर के ऊपर नौकरी कर रहा है, यानी कि उसकी सफाइयां कर रहा होता है, झाड़ू पकड़कर वहां पर झाड़ू फेर रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर किस तरह से इस जगह में फंस गया हूँ। मैं एक चोर हूँ जो कि मजे के साथ अपनी जिंदगी गुजारने पर यकीन करता हूँ, लेकिन देखो जरा हुआ क्या है। फिर साथ ही वो रात का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा वुशुन से कहता है कि तुम्हें टोटल 5 मिलियन देने हैं। तो वो सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर 5 मिलियन कैसे बना लिए, 1 मिलियन मेरी जान के, 1 मिलियन सोमी को मारने के लिए, यहाँ पर ये टोटल 2 मिलियन बनते हैं, फिर ये 5 मिलियन किस बात के कह रहा है। मैं एक बहुत ही महान चोर हूँ, मैंने महान चोरियां की हैं, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में 1 मिलियन नियांग नहीं देखे, यानी कि 1 मिलियन रुपए एक साथ मैंने कभी नहीं देखे और इससे मैं 5 मिलियन कहां से ला कर दूंगा। तो वो जो अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, तो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे जाने दो, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। तो वो जो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? इसी के साथ ही वो लड़का उसके सामने घुटने चेक देता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, फिलहाल के लिए मुझे जाने दो, मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा, तुम जो भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे जाने दो। या फिर तुम अगर कहते हो तो मैं तुम्हारे घर की सफाई कर दूंगा, तुम्हारे बर्तन धो दूंगा, तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा, जो भी तुम कहोगे मैं कर दूंगा। लेकिन वुशुन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है और इसी घूरने की वजह से वो बेचारा जो होता है बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसे मार डालेगा। तो समाते कहता है कि मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, अभी मुझे जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं, अभी तो मुझे शादी भी करनी है। तो वुशुन उसकी बात जब सुनता है कि उसने कहा कि वो उसके लिए घर का खाना बना सकता है या फिर घर की सफाइयां कर सकता है, तो वो सोच रहा होता है कि मैं जो खाना बनाकर सोमी को देता हूँ वो बहुत ज्यादा गंदा होता है, वो तो खाने लायक भी नहीं होता, चलो इसे घर के ऊपर नौकर रख लेते हैं। वुशुन उसे कहता है तो फिर ठीक है, जब तक तुम यहाँ पर मेरे पैसे नहीं देते तब तक तुम्हें यहीं पर इसी घर में रहना होगा, यहाँ के सारे काम करने होंगे, लॉन्ड्री तुम करोगे, सफाई तुम करोगे और खाना तुम बनाओगे, और अगर तुमने यहाँ पर से भागने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जो अमाउंट डबल हो जाएगी, तुम्हें मुझे 10 मिलियन देने पड़ेंगे। सुनने के बाद वो सोच रहा होता है कि इसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ, एक बार बस मेरी बात के ऊपर यकीन कर ले और मुझे यहाँ पर आजाद छोड़ दे और मेरे पर नजर ना रखे, फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और दोबारा कभी इसके सामने आऊंगा ही नहीं। तो फिर इसे क्या लगता है कि मैं इसे 10 मिलियन देने के लिए वापस आऊंगा। इसी के साथ ही हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और बेचारा अभी भी वहां पर झाड़ू फेर रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक नौकर बन चुका हूँ, देखो तो जरा मेरी हालत क्या हो गई है, अभी 1 हफ्ता गुजर चुका है। वो कमीना बंदा यहाँ पर बार बार मुझे कोई ना कोई काम दे देता है, मुझे यहाँ पर वेला बैठने ही नहीं देता, कभी कहता है सफाई कर दो, कभी बर्तन धो दो और कभी उस लड़की के लिए खाना बना दो, और ऊपर से ये बच्ची ये हर वक्त मेरी तरफ घूरती रहती है, जब वो घर पे नहीं होता तब ये मेरे पर नजर रखती है और हर वक्त मुझे देखती रहती है। सब कुछ इसी बच्ची की वजह से हुआ है, ये मनूस बच्ची अगर उस फ्लावर को वहां पर से नहीं निकालती तो मेरी चोरी की हुआ वो बुद्धा का स्टैचू वहां पर से नहीं निकलता, अगर वो वहां से नहीं निकलता तो कभी मैं यहाँ पर फंसता नहीं। माते कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे वुशुन के पास से इसने जहाँ पर भी मेरे उस स्टैचू को छुपा कर रखा हुआ है उसे वापस लेना होगा और उसे जाकर ब्लैक मार्केट में बेचना होगा, क्योंकि ब्लैक मार्केट में जो इसका खरीदार है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ चुका होगा। अगर वो यहाँ पर आ गए और उसे यहाँ पर ये वाला स्टैचू नहीं मिला तो उसके बाद वो मुझे ढूंढेंगे और ढूंढकर मुझे मार डालेंगे। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि मैं इसी के घर के ऊपर रह लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कम से कम खाना तो फ्री का मिल रहा है, मैं सारी जिंदगी यहाँ पर सेफ रहूंगा, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वो उनके लिए खाना बनाता है, तो जब उनके सामने खाना रखता है तो वो सभी दोनों ही खाना देखकर काफी हैरान होते हैं। तो सोमी कहती है ये तो बंस और बंस काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो वुशुन से कहता है कि लगता है खाना बनाने में तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, मुझे लगता है कि तुम्हें एक चोरी चिकारी छोड़कर बल्कि कुक बन जाना चाहिए।
चाहिए। तो वो उसे कहता है कि सर क्या आपको खाना पसंद आया? तो वो उसे कहता है हाँ मुझे खाना पसंद आया, ये काफी ज्यादा अच्छा है। अब जबकि तुम यहाँ पर काफी अच्छा काम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें मंथली सैलरी देनी चाहिए, मैं तुम्हें पूरे महीने के 3 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। उस्माते उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर सैलरी देने के लिए, जबकि अंदर से वो उसे गालियां दे रहा था और कहता है कि देखो तो जरा इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझे सैलरी देने की, और वो भी सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स। फिर यहाँ पर एक और दिन गुजरने के बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, मुझे पता है कि इसने मेरे गोल्डन बुद्धा को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ, इसने उसे छत के ऊपर छुपा कर रखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइट टाइम की जरूरत है, जब सही टाइम आएगा उस वक्त जब ये घर पर नहीं होगा मैं उस गोल्डन बुद्धा को वहां पर से लूंगा और यहाँ से लेकर निकल जाऊंगा, जाकर ब्लैक मार्केट में उसे बेचकर पैसे लेकर अफुर हो जाऊंगा और उसके बाद कभी इसके हत्थे नहीं चढ़ूंगा। क्या लगता है कि यहाँ पर मुझसे डबल अमाउंट ले सकता है अगर मैं यहाँ से भाग कर जाऊंगा। वूजन वहीं पर बैठे बैठे खाना खाते खाते उसकी इंटेंशंस को समझ रहा होता है, तो वो सोमी से कहता है कि सोमी क्या तुम्हें पता है चाइना में कहानी है कि मंकी किंग जो था वो कभी भी बुद्धा के हाथों से नहीं निकल सकता था, क्योंकि वो बुद्धा जो थे हमेशा उसके ऊपर नजर रखते थे और कभी भी उसे भागने नहीं देते, इसी वजह से उन्होंने उसे सील करके रखा हुआ था। उस माते से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने भी इस कहानी के बारे में सुना होगा। तो वो कहता है हाँ मैंने इस कहानी के बारे में सुना हुआ है। फिर साथ ही वो सोच रहा था इसे क्या लगता है कि मैं उस मंकी किंग की तरह हूँ जो कभी भी यहाँ पर बुद्धा के हाथ से नहीं निकल पाऊंगा, इसे क्या लगता है कि ये बुद्धा है। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जा रहे होते हैं, लेकिन स्मार्टे बेचारे को वहाँ पर अभी भी काम करना पड़ रहा होता है। वो वहाँ पर फर्श को साफ कर रहा होता है, फिर साथ ही वहाँ पर उनके लिए आग जला रहा होता है और कहता है इन लोगों को क्या लगता है कि ये मुझसे सारी जिंदगी यहाँ पर काम करवा सकते हैं, अब मैं सारी जिंदगी यहाँ पर इनके घर का नौकर बनकर तो नहीं रह सकता, यहाँ पर इनके लिए खाना बनाओ, इनकी सफाई करो, इनके कपड़े दो, मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फाइनली अब मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है मुझे यहाँ से भाग कर जाना होगा, अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो यही सबसे बेहतर रहेगा, मुझे बस यहाँ पर एक मौका चाहिए, एक बार मुझे वो मौका मिल जाए तो मैं यहाँ से जरूर निकल जाऊंगा। तो स्मार्टे कहता है कि 3 दिन और गुजर चुके हैं, मुझे लगता है कि ब्लैक मार्केट का ओनर यहाँ पर आ चुका होगा, वो यहाँ पर आकर मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि मैंने उसके साथ डील की थी कि मैं गोल्डन बुद्धा उसे दूंगा, अगर मैं वहां पर नहीं पहुंचा तो वो वापस चला जाएगा और जाकर बॉस को बता देगा कि मैंने उसे गोल्डन बुद्धा नहीं दिया, और उसके बाद वो पूरी की पूरी माफिया जो है मेरे पीछे लग जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि स्मार्टे यहाँ से भाग कर जाएगा तो हमारा जो बुद्धा है इस मंकी किंग को कैसे पकड़ेगा। तो रूथलेस की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्मार्टे जो होता है वहां पर से क्लिफ के ऊपर से नीचे जंप लगा देता है, उसे लगता है कि अब वो यहाँ पर जंप लगाएगा और वहां पर से नीचे से भाग जाएगा। जब वो वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर टच करने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन इसी के साथ ही नीचे दिखाते हैं कि हमारा वूजन पहले वहां पर नीचे पहुंच चुका होता है। जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वूजन उसे टांग से पकड़ता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। माते भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वूजन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर से इस तरह से उल्टे जंप लगानी चाहिए, अगर तुम्हारा सर टकरा जाता तो फिर मेरे पैसे कौन देता। स्मार्टे जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपनी टांग उसके पास से छुड़वाता और बड़ी तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता और कहता है कि यार इस बंदे का मसला क्या है, ये बार बार वहां पर कैसे पहुंच जाता है जहां पर मैं जाता हूँ। फिर साथ ही वो वहां पर से डॉक पर की तरफ जाता है जहां पर वो जहाज में बैठकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा वूजन जो होता है पहली वहां पर कश्ती में बैठा होता है। फिर साथ ही वहां पर से घोड़ा लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा वूजन पहली वहां पर मौजूद होता है। फिर साथ ही वो एक केव के अंदर जाकर छुपता है, लेकिन हमारा वूजन पहले इस केव के अंदर मौजूद होता है। तो इसके बाद वो वहां पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जहां पर भी जबाग कर जाना चाहता हूं तो वहां पर पहले से मौजूद होते हो, तुम हर जगह पर कैसे हो सकते हो। तुम्हारा वूजन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मंकी किंग कभी बुद्धा की पाम से निकलकर नहीं जा सकता, हमेशा बुद्धा की उसके ऊपर नजर रहती है। वूजन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा कर्जा डबल हो जाएगा, अब तुम्हें जहां पर 10 मिलियन देने होंगे। साथ ही वो उसके पास वो थैला भी ले लेता है जो कि ब्लैक मार्केटर के पास से वो लेकर आया था। वो कहता है कि इसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन जहां पर हो गया, अब तुम्हें बस 8 मिलियन और पे करने हैं। माते उठता है और कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और उठने के बाद वो उसे पंच मारने के लिए आके बढ़ता है। जब उसे पंच मारने के लिए आके बढ़ रहा होता है, जबकि हमारा वूजन सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर इस बारे में सोचूं तो मैंने अभी तक जैंग बेग के सर के ऊपर जो इनाम था वो भी लेने के लिए नहीं गया, मुझे जाकर गवर्नर से इस बारे में बात करनी चाहिए, मुझे वहां पर से जो रिवार्ड मिलने वाला है उसके साथ मैं सोमी के लिए स्नैक्स खरीद सकता हूँ। और इसी के साथ पता नहीं वहां पर वो उसे पंच मारता है या नहीं मारता, क्योंकि वो उसे मार तो नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें घर का दिखाया जाता है। तो स्मार्टे वापस घर आ जाता है और घर आने के बाद वो सफाई कर रहा होता है। काफी दिन गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद अब यहाँ पर उसे पता चल चुका है कि उसे सफाई करनी हो, जो घर से भागकर कभी नहीं जा सकता, जबकि सोमी अभी वहां पर छुपकर उसे देख रही होती है। स्मार्टे कहता है कि उसके बाद भी यानी कि वहां से वापस आने के बाद मैं कई बार भागने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं यहाँ से भाग कर चाहता हूँ वो हर बार मेरे सामने मौजूद होता है, हर बार मुझे पकड़ लेता है। और उसके बाद जब मुझे पकड़ कर लाता है, ये सारा दिन मुझसे बहुत ही काम करवाता है, और सारा दिन काम करवाने के बाद महीने के एंड पे इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 नियांग्स दिए थे, यानी कि पूरा
महीना काम करने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 कॉइन्स मिलते हैं। लगता है कि मेरी जिंदगी जहाँ पर एंड होने वाली है। मैंने जहाँ पर भागने के प्लान के बारे में गिव अप कर दिया है, तो मुझे लगता है कि मुझे जहाँ से भाग कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही बार जहाँ से भाग कर देख चुका हूँ, लेकिन मैं कभी भाग कर नहीं जा पाया। वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा था, मुझे लगता है कि अब घर के खाने के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे खत्म हो चुके हैं। मुझे अभी बाजार जाना होगा, जाकर से सारी चीजें लेकर आनी पड़ेंगी। साथ ही उठकर वहां से बाहर चल पड़ता है बाजार की तरफ और कहता है कि पता नहीं इस बंदे ने अपने मैनर को इतना ज्यादा दूर क्यों बनाया है, इस जंगल के अंदर बनाने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ से शहर इतनी दूर है, मैं पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, मुझे उसके वापस आने से पहले पहले घर वापस पहुंचना होगा। तो लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी लाइट फिट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसे महसूस होता है कि सोमी उसके पीछे पीछे आ रही है। तो वो कहता है कि ये बच्ची मेरा पीछा क्यों कर रही है। वो पीछे की तरफ घूमता है, तो उसी के साथ सोमी जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। तो वो कहता है चलो ठीक है, जल्दी से बाहर निकल आओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आज तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो सोमी जो होती है आगे से खामोश हो जाती है, फिर साथ उसे कहती है क्योंकि, और फिर साथ ही वहां पर वो हंसना शुरू कर देती है। तो उसे कहता है कि हंसना बंद करो, मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, चलो जल्दी से घर वापस चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम मेरे साथ बाजार नहीं जा सकती। अगर तुम्हारा मास्टर वापस आ गया और वापस आने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा कि तुम मेरे साथ यहाँ पर आ गई हो। नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से मारा जाऊँ, लेकिन वो उसका पल्लू पकड़ती है और उसे कहती है लेकिन मुझे अकेले बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। और साथ उसके साथ वो चिपक जाती है। समाते उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मैं जहाँ पर बाजार जा रहा हूँ, बाजार एक बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे गुंडे भी हो सकते हैं, अगर तुम वहाँ पर जाकर गुम हो गई तो फिर तो मेरी गर्दन कटेगी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तो सोमी उसे कहती है लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही रहूंगी और तुम्हारा हाथ पकड़ कर रहूंगी, यानी कि मैं वहां पर से गुम नहीं होंगी और ना ही आसपास कहीं पर जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं इस बच्ची को यहाँ पर से अकेले घर वापस भी नहीं भेज सकता, क्योंकि घर यहाँ से काफी दूर है, और अकेले रास्ते में अगर किसी जानवर ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो फिर भी सारी का सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा, और मैं इसे अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि वहां पर बहुत सारे गुंडे और टपोरी होते हैं, क्योंकि वो बाजार का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उसे उठाकर अपने कंधे के ऊपर बिठा लेता है और कहता है कि अब यहीं पर बैठी रहना, यहाँ से हिलने की कोशिश मत भी करना और ना ही यहाँ पर से नीचे उतरने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर बाजार में से चीजें लेकर जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो रास्ते में जाते हैं वहां पर उसे कहती है देखो फ्रूट, फिर साथ ही अगले सीन में उनके पीछे कुछ सुअर लगे होते हैं और वो भाग रहे होते हैं। फिर साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वहां पर पंछियों की तरफ देख रही होती है, और फिर साथ ही नेक्स्ट सीन में वो सो जाती है। तो समाते कहता है कि ये बच्ची तो बहुत ज्यादा प्यारी है। फिर साथ ही वो दोनों वहां पर चलते हुए बाजार में पहुंच जाते हैं। बाजार में पहुंचने के बाद सोमी फिर से उठ जाती है और कहती है कि हम लोग तो यहाँ पर पहुंच गए, बाजार देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जबकि यहीं पर कुछ गुंडों को भी दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे गुंडे होते हैं। तो वो कहता है यहाँ पर जैंग बेग के मरने के बाद बहुत सारे गुंडे हैं जिन्होंने पूरे बाजार को टेक ओवर किया हुआ है, क्योंकि जैंग बेग का सबसे ऊपर रोब था, इसी वजह से यहाँ पर ये गुंडे बाजार के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते थे। वैसे भी अब जबकि यहाँ पर ब्लैक मार्केटियर पकड़ा गया है, तो उसके पकड़े जाने के बाद अब यहाँ पर वो भी बहुत सारे गुंडे आ चुके हैं। वो सोच रहा होता है कि ब्लैक मार्केटियर, उसे लगता है कि वो मेरी वजह से यहाँ पर पकड़ा गया, उम्मीद करता हूँ कभी तक उसका सर काट दिया गया हो, यानी कि सजाए मौत दी देगी हो, क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो अपने लोगों को मेरे बारे में बता सकता है और उसके बाद मैं खतरे में पड़ सकता हूँ। वो सोच रहा था कि यहाँ पर गार्ड्स मुझे पकड़ लेते हैं जिसने गोल्डन बुद्धा को चोरी किया था, यानी मैं वो चोर हूँ, तो फिर तो यहाँ पर मेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा होगा, ये लोग मुझे भी सजाए मौत देंगे। जबकि इसी के साथ एक हाथ पीछे से निकलता है और सोमी को उठाकर वहां पर से एक बंदा भाग जाता है। तो वो एक टपोरी गुंडा होता है जो कि वहां पर से सोमी को किडनैप कर लेता है और उसे लेकर वहां से भाग रहा था। समाते कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, वो कमीना मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ही वो उस गुंडे के पीछे भागना शुरू करता है, वो अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करता है। जबकि दूसरी तरफ से वो गुंडा भी लाइट फुट टेक्निक को यूज करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे पकड़ सकते हो। जबकि वो उसे चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि ये किस मॉन्स्टर की बच्ची है, तुम यहाँ पर इसको छोड़ो और यहाँ पर से अपनी जान बचाओ। तो समाते कहता है कि ये कमीना तो मार्शल आर्टिस्ट है, ये यहाँ पर लाइट फुट टेक्निक को यूज कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। और उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाता है। वो लोग बाजार से निकल जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या है, ये मुझे लेकर कहाँ पर जा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे जानबूझकर किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जंगल के एरिया में एक खास एरिया की तरफ ही जा रहा है जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा कम है। आखिर से भागने की क्या जरूरत पड़ी है, और ये अगर ये भाग सकता है तो फिर इससे ज्यादा तेज भी भाग सकता है, ये जानबूझकर मेरे सामने सामने है। साथ ही वो सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर इस बंदे को, इस लड़की को ले जाने देता हूँ और अपने आप को यहाँ पर से जाल में फंसने से बचा लेता हूँ, तब भी वो कमीना यहाँ पर आएगा और आकर इस लड़की को बचा ही लेगा, यानी वुजुन आकर इस लड़की को किसी भी हाल में बचा लेगा। लेकिन एक बात तो है कि वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, अगर मैं यहाँ पर इसको खतरे में डालना तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। तो मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना होगा और इस लड़की को लेकर जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो घर वापस आ जाए। साथ ही वो अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करता है और कहता है कि मुझे इसे पकड़ नहीं होगा। और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी फुल स्पीड को यूज करते हुए उस बंदे के पास पहुंच जाता है और उसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम यहाँ पर से कहाँ पर जा रहे हो, इस लड़की को यहीं पर छोड़ो, तुम यहाँ पर से इसे लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ऐसे वहां पर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि यहीं पर रुको। वो भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि पहले सर अपने आसपास तो देख लो, उसके बाद बात करना। तो जब अपने आसपास देखता है तो वहां पर बहुत सारे गुंडे होते हैं। ये सारे के सारे गुंडे जो होते हैं ये ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी से होते हैं, यानी उस ब्लैक मार्केट
मार्केटियर के होते हैं। ब्लैक मार्केट के गुंडे यहाँ पर अपने मास्टर का बदला लेने के लिए यहाँ पर रहे होते हैं। इसी के साथ एक गंजा वहां से निकलता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। पंच के साथ स्मार्ते बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन मेंशन का दिखाया जाता है जहां पर हमारा वूजन वापस आता है। घर वापस आने के बाद बेचारा बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और कहता है कि पता नहीं सोमी कहां पर चली गई है, हमारा घर तो इतना बड़ा है, मुझे यहाँ पर अकेले महसूस हो रहा है। अब जबकि यहाँ पर शोर मचाने वाला कोई भी नहीं है तो इसी वजह से मुझे घर काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। स्मार्ते और सोमी दोनों यहाँ पर शोर मचाए रखते हैं। मुझे लगता है कि मुझे शोर की आदत हो गई है, क्योंकि घर के बाहर फुटप्रिंट्स को देखकर तो लगता है कि वो दोनों बाजार में से इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए गए हैं, लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई, अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। के साथ ही दूसरी तरफ उनका सीन भी साथ साथ दिखाया जा रहा था जहां पर वो गुंडे जो होते हैं स्मार्ते को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, जबकि वो सोमी को अपनी बॉडी के नीचे कवर करके खड़ा होता है। दूसरी तरफ वूजन कह रहा होता है कि इस वक्त ये मार्केट जो है बहुत सा खतरनाक हो चुकी है, बहुत सारे गुंडे मार्केट के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि मैंने कल भी बहुत सारे गुंडे देखे थे। लगता है कि मुझे खुद ही सोमी को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। पे हमने देखा था कि वूजन घर के ऊपर बैठा काफी ज्यादा बोर हो रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही उन्हें जाकर ढूंढना पड़ेगा, लगता है कि वो किसी मुसीबत में पड़ गए हैं और इसी के साथ ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर वो बैंडिट्स जो होते हैं वो अभी भी उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, तो वो स्मार्ते को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं और कहते हैं देखो तो जरा ये किस तरह से यहाँ पर इंड्योर किया जा रहा है। इसे कहता है कि जरा देखो ये यहाँ पर इस लड़की को बचा रहा है, इसने इस लड़की को अपनी बॉडी के साथ कवर किया है, इस छोटे बच्चे को निकाल लेते हैं और इस बच्चे को मारते हैं, तभी जाकर यहाँ पर हमारे सामने अपना मुंह खोलेगा कि इसने में धोखा क्यों दिया है। वो यहाँ पर ये बात करता है कि इस बच्ची को निकाल लेते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ पर आगे मत बढ़ना, अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पर इस बच्ची को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। कि वो लोग कहते हैं कि नहीं अब तो हमें यहाँ पर यकीन हो गया है कि ये बच्ची इसके लिए इंपॉर्टेंट है, चलो इस बच्ची को निकालते हैं और इसकी स्किन इसके सामने छील देते हैं, फिर इसे यहाँ पर सजा मिलेगी। जबकि सोमी की तरफ दिखाते हैं कि सोमी बेचारी बेहोश हो चुकी होती है। सोमी के बेहोश होने के बाद जब उसकी तरफ देखता है, स्मार्ते उसकी तरफ देखता है, उसी के साथ उसे अपनी छोटी बहन याद आ जाती है, क्योंकि उसकी छोटी बहन भी इसी उम्र की थी। बचपन की बात है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, क्योंकि पेरेंट्स के मरने के बाद स्मार्ते ने अपनी छोटी बहन को संभाल रखा हुआ था। वो उसके लिए चोरी करके खाना लेकर आता था और उसके बाद वो अपनी बहन का पेट पालता था और उसके लिए काफी सारी चीजें भी लेकर आता था। फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ लेकर आया, और उसके लिए वो बहुत सारी चीजें चोरी करके लेकर आता है। तो उसकी छोटी बहन उसे कहती है कि ब्रदर तुम्हें नहीं लगता कि जहाँ इतनी सारी चीजें चोरी करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, किसी वक्त भी कोई तुम्हें पकड़ सकता है और उसके बाद तुम्हें सजा मिलेगी। तो वो उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सबसे खुश रहो, मैं यहाँ पर तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारा पेट भरा हुआ देखना चाहता हूँ, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा। तब तक तुम यहाँ पर मरती नहीं हो तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जियो, यानी कि तुम और मैं हम दोनों एक साथ रहेंगे और साथ ही बुढ़े होंगे। तो उसकी बहन काफी ज्यादा खुश होती है। फिर साथ ही वो एक दिन वहां पर एक मर्चेंट के पास से एक नया ड्रेस चोरी करके लेकर आता है, तो उसकी बहन उन ड्रेस को पहनती है और कहती है कि ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा प्रीटी है। स्मार्ते उसे कहता है कि लेकिन फिलहाल के लिए तुम इस ड्रेस को पहन नहीं सकती, क्योंकि हमारे बाजार में एक नया मर्चेंट आया है और वो मर्चेंट के गार्ड जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैंने उसके पास ड्रेस को तो चोरी कर लिया है, लेकिन कम से कम 1-2 महीने तक इस ड्रेस को मत पहनना, क्योंकि अगर बाजार में किसी ने इस ड्रेस को पहचान लिया तो वो हमें यहाँ पर सजा देंगे। वो अपनी बहन के पास से ड्रेस उतरवा लेता है और साथ उसको जाकर छुपा देता है। उसकी बहन को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, तो उसका भाई यानी स्मार्ते जो होता है वो उसे वहां पर ये कहने के बाद बाहर चला जाता है। जब वहां पर से बाहर चला जाता है ताकि वो जाकर कोई और चीज चोरी करके ले सके या फिर खाना लाने के लिए वहां से जाता है। तो जब वो घर वापस आता है तो घर आने के बाद वो देखता है उसकी बहन घर वापस नहीं आई, यानी कि उसकी बहन जो है वो घर पर नहीं है। वो वहां पर देखता है कि उसने जो ड्रेस छुपाई थी वो ड्रेस भी वहां पर नहीं है, और उसके बाद वो पूरी गलियों में जाकर उसको ढूंढना शुरू करता है और एक जगह के ऊपर जाकर उसे अपनी बहन मिलती है। उसकी बहन की बॉडी के ऊपर कोई कपड़े नहीं होते, यानी कि उसके जो कपड़े पहने थे वो मर्चेंट के वो कपड़े उतार लिए गए होते हैं और उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया होता है कि वो मर चुकी होती है, वहीं पर दम तोड़ चुकी होती है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी बहन ने वो ड्रेस पहनकर यहाँ से बाहर निकली थी और उस मर्चेंट के गार्ड ने पहचान लिया होगा कि ये वही ड्रेस है और उन्होंने यहाँ पर इसके पास ड्रेस तो छीनी, साथ ही बेचारी इतनी बुरी तरह से मारा कि ये बेचारी मर गई है। और उस दिन के बाद से मुझे बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं, जब मेरी बहन मरी थी तब से मुझे बच्चे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं और ये कभी आपकी बात नहीं सुनते, आप इनसे जो कहते हैं वो उसका उल्टा ही करते हैं। वो गुंडे जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुमने वहां पर उस गोल्डन बुद्धा को हमारे बॉस के सामने हैंड ओवर किया था और उस बुद्धा की स्टैचू के पीछे पीछे वहां पर पुलिस आ गई, यानी कि वहां पर गवर्नर अपने गार्ड्स को लेकर आ गया। लगता है कि तुमने वहां पर हमारे बॉस को पकड़वाया है, तुम्हारी वजह से बॉस को सजाए मौत दे जा चुकी है, यानी कि बॉस इस वक्त मर चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर इस बच्ची को तुम्हारी आंखों के सामने मारने वाले हैं। लगता है कि ये बच्ची तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
फ्रेंड है। जबकि सोमी वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रही होती है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आते ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो लड़क कर आगे बढ़ता है, उसका पाँव पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इस बच्ची के साथ क्या करने वाले हो, उसे प्लीज यहाँ से जाने दो, मेरे साथ जो करना है वो कर लो। लेकिन वो उसे किक मारता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, जहाँ पर पड़े हो वहीं पर पड़े रहो और इस लड़की को अपनी आंखों से मरता हुआ देखो। जबकि इसी के साथ ही हमारी सोमी जो होती है उस गुंडे के बाजू के ऊपर काट लेती है। जब उसके बाजू पर काट दिया तो वो गुंडा सोमी को वहां पर जबरदस्त थप्पड़ मारकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो उसके वहां पर गिरने के बाद सोमी फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और वहां पर समाते के सामने खड़ी होकर उन सभी के सामने खड़ी होकर कहती है तुम में से कोई भी यहाँ पर इसे हर्ट नहीं कर सकता। समाते उसे कहता है कि लड़की जी तुम क्या कर रही हो, हाय तुम यहाँ पर मेरे सामने क्यों खड़ी हो गई हो। तो वहां पर सीना तान कर उनके सामने खड़ी होती है। उसके सामने वाला गुंडा जो होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि इस कुतिया ने मेरे बाजू के ऊपर काटा है, मैं यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी जुबान काट दूंगा। माते भी चिल्लाकर सोमी से कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पास एक मौका है, जहाँ से भाग जाओ, ये लोग मेरे पीछे हैं। जबकि वो उसकी तरफ घूमती है, हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, यहाँ से तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। जबकि समाते को वहां पर अपनी बहन याद आ रही होती है, तो वो अपनी बहन को याद करने के बाद उसका मरा हुआ चेहरा वहां पर सोच रहा होता है। फिर साथ से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर तुम भी यहाँ पर मेरी बहन की तरह मरने वाली हो। लेकिन सोमी चिल्लाकर उसे कहते हैं नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ जबकि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और इसी के साथ ही गुंडा आगे बढ़ता और कहता है कि लड़की तुम यहाँ पर अपना ड्रामा बंद करो, तुम्हारा ड्रामा कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट हो गया, अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और जैसे ही वो आगे बढ़कर अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही वूजन वहां पर पहुंच जाता है। वूजन वहां पर पहुंचने के बाद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो यहाँ पर सोमी को मारने की कोशिश कर रहा था। तो अब यहाँ पर वूजन इन सभी के साथ क्या करेगा। सोमी भी उसकी तरफ देखती है और कहती है अंकल तुम यहाँ पर। तो वो उसकी तरफ देखता है कि उसके चेहरे के ऊपर वहां पर थप्पड़ का निशान होता है और ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी के साथ ही वो उसको जिसको उसने अपने हाथ से पकड़ा होता है उसको वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। फिर साथ ही वहां पर सभी की तरफ देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है अब तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हो। से नेक्स्ट सीन में घर का दिखाया जाता है। समाते बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, सोते सोते वहां पर वो सोच रहा होता है लगता है कि मेरी बहन को भी मेरा इंतजार करना बहुत ज्यादा बुरा लगता था क्योंकि मैं चोरी करने के लिए बाहर जाता था और बेचारी अकेली होती थी। वहीं पर उसके पास ही होती है। सोमी उसे कहती है कि अंकल जल्दी से उठ जाओ, तुम अभी तक सो क्यों रहे हो। समाते उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उठकर बैठ जाता है, उसकी तरफ देखता और कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर, तुम्हें क्या, तुम ठीक हो क्या, तुम ठीक हो। साथ ही वो उसके चेहरे की तरफ देखता और कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ, यहाँ पर तो चोट लगी हुई है, क्या यहाँ पर क्या हुआ था। इसी वजह से मैंने तुमसे कहा था ना कि वहां से भाग जाओ, तुम्हें वहां पर सामने खड़े होने की क्या जरूरत थी। जब मैंने तुम्हें कहा था कि भाग जाओ, तुम्हें वहां से भाग जाना चाहिए था। जबकि सोमी से कहते हैं कि यहाँ पर मेरी फिक्र करना बंद करो, बल्कि अपनी तरफ देखो, तुम्हारी पूरी बॉडी से यहाँ पर खून बह रहा है। तो उस बेचारे का खून और खून बह रहा होता है क्योंकि वो भी बुरी तरह जख्मी होता है। इसी के साथ वो फिर से वहीं पर बेहोश हो जाता है। जबकि सोमी जो होती है उसकी केयर कर रही होती है, उसका मुंह साफ करती है और साथ ही उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करती है, उसकी पट्टियां बांध रही होती है। यहीं पर से समाते को बैकग्राउंड का सीन याद आता है कि वहां पर क्या हुआ था। तो समाते कहता है कि जब वहां पर पहुंच आया था तो वूजन ने वहां पर पहुंचने के बाद मुझसे कहा था कि इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ, जल्दी से घर वापस जाओ, यहाँ पर पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर तुम यहाँ पर से आके चलकर नहीं जा सकते और सोमी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते तो फिर तुम भी इन सभी लोगों के साथ यहीं पर मर सकते हो। तो वो कहता है कुछ वक्त मुझे इतना ज्यादा प्रेशर आया, उस वक्त मुझे इतना ज्यादा डर लगा कि मैं सोमी को लेकर इतनी तेजी से भागा कि मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि वहां पर हुआ क्या। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो समाते सोमी से कहता है कि दोबारा इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो वहां से भाग जाना, तो कभी भी ऐसा मत करना क्योंकि तुम्हारी जान यहाँ पर किसी भी दूसरे की जान के मुकाबले में बहुत ज्यादा खास है। तो वो उसे कहती है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। समाते उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। सोमी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं भागने वाली, तुम दोनों इस वक्त मेरी फैमिली हो, अंकल वूजन और साथ में तुम दोनों मेरी फैमिली, और मैं तुम दोनों को किसी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो समाते ये बात सुनने के बाद सोच रहा था, देखो तो ये लड़की यहाँ पर किस तरह मेच्योर लोगों की बातें कर रही है। तो सोमी उसे कहती है कि आज के बाद से मैं वादा करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनूंगी कि तुम दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। समाते भी यहाँ पर उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस बच्ची में तो कितना ज्यादा हौसला है, ये अपनी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गवर्नर का दिखाया जाता है। गवर्नर को वहां पर मैसेज मिलता है, जंगल के अंदर फाइट हो रही है, जहाँ पर कुछ गुंडे आपस में फाइट कर रहे हैं और वहां पर गुंडों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। इसके साथ ही वो अपने गार्ड्स को लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो सोच रहा था कि अब अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। जब से जैंग बेग को मैंने पकड़ा उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे बैंडेड ग्रुप्स आ गए और सभी लोग आपस में फाइट करना शुरू कर दिए हैं। और अब इन सभी बेवकूफ बैंडेड्स को पकड़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, मुझे रात के वक्त भी ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वूजन अब यहाँ पर ब्लैक सोसाइटी के साथ क्या करने वाला है। ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। एक बार वीडियो को लाइक देखा था कि गवर्नर अपने गार्ड्स को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे एक मैसेज मिलता है कि वहां पर कुछ बैंडेट्स आपस में फाइट कर रहे हैं। तो उसका गार्ड उसे कहता है कि गवर्नर सर वहां पर हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके साथ एक लेटर भी अटैच था जिसके साथ ये लिखा हुआ था कि वहां पर जितने भी बैंडेट्स हैं, यानी बैंडेट्स या गुंडे जो भी हैं, उन सभी के चेहरे के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर गाल के ऊपर काफी गहरा निशान था, जैसे किसी ने जान
जानबूझकर उनकी लेफ्ट साइड के ऊपर उन्हें मारा हो, क्योंकि वहाँ पर सोमी को लेफ्ट चीक के ऊपर ही वहाँ पर थप्पड़ पड़ा था। इसी वजह से हमारा वूजन जो होता है सभी गुंडों के ऊपर लेफ्ट चीक के ऊपर ही उनको मार रहा होता है, हालांकि वो उन्हें जान से नहीं मार रहा होता। हमारी बात सुनने के बाद गवर्नर सोच रहा होता है लगता है कोई साइको है जो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुंचना होगा। पर मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे डर लग रहा है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वहाँ का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वूजन खड़ा होता है। तो हमारा वूजन जो होता है उन सभी गुंडों को एक एक करके पकड़ रहा होता है और उन सभी के मुंह पर हाथ रखता है और साथ ही अपना अंगूठा जो होता है उनके लेफ्ट चीक के अंदर दंसा रहा था ताकि उनका लेफ्ट चीक जो है वो डैमेज हो जाए। पर वो सभी लोग माफी की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन वो किसी एक को भी नहीं छोड़ रहा था। गवर्नर जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तो एक गार्ड चिल्लाकर उसे कहता है कौन है जहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी सभी लोगों के साथ ये सब कुछ करने की। तो इसी के साथ गवर्नर उस गार्ड को रुकवा देता है, जल्दी से भागता आगे बढ़ता और कहता है हेलो ब्रदर, हेलो हेलो सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतनी रात के वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप इन गुंडों को सबक सिखा रहे हैं? तुम्हारा वूजन उसकी तरफ देखता है, फिर साथ उसे कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पर मेरी फैमिली को किडनैप करके उसे मारने की कोशिश की, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इन लोगों को सबक सिखाया है। और जितने भी गुंडे हैं ये सारे के सारे उस ब्लैक मार्केट वाले बॉस के साथ हैं और उसका बदला लेना चाहते थे, सभी लोगों को अरेस्ट कर लो। तो इसी के साथ वो सभी गार्ड्स भागते हुए आगे बढ़ते ताकि सभी को अरेस्ट कर सके। एक गार्ड दूसरे से कहता है क्या तुम जानते हो कि ये बंदा कौन है जिसके सामने गवर्नर भी इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं और साथ ही डर भी रहे हैं? दूसरा से कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये बंदा कौन है। दूसरा बंदा उसे कहता है लेकिन हमारे गवर्नर तो इतने पावरफुल है कि उन्होंने जैंग बेक को अकेले पकड़ा था, फिर ये इस बंदे के सामने इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं? अब वो जो उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि ये सभी गुंडे कहाँ से आए, इनका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक है? इन लोगों ने यहाँ पर ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी का नाम लिया था। ये बात सुनने के बाद गवर्नर हमें बताता है कि ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेविल ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसे डीमन कल्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर राइट के सेक्टर जो 9 बड़े ग्रेट सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर हिडन काम कर रही है और सारे के सारे गुंडे जो है वहीं पर जाकर भर्ती हुए हैं। वो सभी गुंडे उनके साथ मिलकर काम करते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर हम लोग ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया जा सके, लेकिन वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और इस तरह के गुंडे जैसे कि जैंग बेक और इस तरह के ब्लैक मार्केट के बॉस ये सभी लोग उन्हीं के साथ मिलकर काम करते हैं, सभी मिलकर यहाँ पर ये सब कुछ करते हैं। मैंने वूजन से कहता है कि मैंने लोगों के पास से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई है और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पर तुमने जिस गुंडे को पकड़ा था जैंग बेक और उसके साथ साथ ब्लैक मार्केट का बॉस, ये सभी लोग इस ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनको यहाँ पर ये सारी चीजें पहुंचाते हैं। और मुझे ये पता चला है कि उन लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यहाँ पर हुनान सिटी में जो उनकी ब्रांच है उसका हेडक्वार्टर माउंट हैंग के ऊपर है। गवर्नर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उनके हेडक्वार्टर के बारे में पता चल गया तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपने लोगों को लेकर जाता हूँ और जाकर उनको पकड़ता हूँ। लेकिन वो जो उनसे कहता है नहीं, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर एक और एहसान करने वाला हूँ और इस एहसान के बदले में बात को तुम यहाँ पर मुझे रिपे कर सकते हो और मैं अभी वहाँ पर माउंट हैंग के ऊपर जाने वाला हूँ, तुम अपने सोल्जर्स को लेकर पीछे आ जाओ। तो नेक्स्ट में माउंट हैंग का दिखाया जाता है जहाँ पर इस ब्रांच का जो लीडर होता है कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और वो कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या तुम यहाँ पर सिटी के अंदर किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे? क्या वो गुंडे वापस आ गए जिनको हमने वहाँ पर समाथे को मारने के लिए भेजा था? उसके सामने वाला बंदा उसे कहता है कि माय लॉर्ड, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी यहाँ पर आते होंगे, वो सारे के सारे प्रोफेशनल थे। तो उसका बॉस उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि वो प्रोफेशनल ये काम कर पाएंगे? क्योंकि हायर अप्स जो है यानी मेरे बॉस जो है वो भी यहाँ पर इस बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ब्लैक मार्केट के बॉस के पकड़े जाने के बाद और साथ ही जैंग बेक के पकड़े जाने के बाद अब यहाँ पर हमारी ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के जो बॉसेस हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। तो साथ ही उसे कहता है कि सर, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक है और मिस्टेक को हम लोग क्लियर कर देंगे। तो बॉस से कहता है अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगता है कि वो बंदा जो है यानी वो समाते जो चोर है वो सिर्फ और सिर्फ एक चोर है, वो कोई मार्शल आर्टिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है और वो यहाँ पर इतने प्रोफेशनल्स के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि सिटी में आखिर हो क्या रहा है कि यहाँ पर सिटी के अंदर पहले यहाँ पर जैंग बेक को पकड़ लिया गया और उसके बाद ब्लैक मार्केट के बॉस को पकड़ लिया गया। गवर्नर अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो चोर यहाँ पर अकेला ये सब कुछ कर सकता है। मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो है जो हमारे खिलाफ जा रहा है। फिर साथ ही वहाँ पर उनकी दीवार टूटती है और दीवार टूटने के साथ ही हमारा वोजन अंदर आ जाता है। तो उसके सामने जो गार्ड खड़ा होता है वो चलाकर कहता है कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तो बॉस जो होता है यहाँ पर बड़ी एटीट्यूड के साथ यानी कि बॉस वाले एटीट्यूड के साथ कहता है कि तुम कौन हो। फिर साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि बॉस की हालत बहुत ही बुरी हुई पड़ी होती है और वो ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़ा होता है। इतनी देर के बाद गवर्नर अपने गार्ड्स को लेकर वहां पर पहुंच आता है। वोजन कहता है कि चलो इन लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लो, जबकि गार्ड्स वहां पर बातें कर रहे होते हैं क्या ये लोग वाकई में ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी के लोग हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो नहीं लगता ये लोग यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर किस तरह गिरे पड़े हैं। तब वो लोग वहां पर आगे बढ़कर बॉस को गिरफ्तार कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही बॉस की जेब से वहां पर काफी सारे गोल्ड कॉइंस गिरते हैं। तुम्हारा वोजन देखने के बाद सोच रहा होता है कि लगता है कि स्वामी और उसके साथ साथ समाते वो दोनों घर पर भूखे होंगे, तो उनके लिए खाना लेकर जाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो वो उनसे कहता है यहीं पर रुको और गार्ड्स को रुकने का कहने के बाद वो आगे बढ़ता जाकर उसके कपड़ों के अंदर सारे पैसे निकालना शुरू कर देता है। तो वहां पर सारे के सारे पैसे निकाल लेता है और ना सिर्फ वहां पर से पैसे उठा लेता है बल्कि बॉस के पास जितने पैसे होते हैं वो सारे के सारे लूट लेता है और उसने यहाँ पर बड़े बड़े बैग भरे होते हैं और साथ ही वहां पर जो कुछ उसे मिलता है वो सब कुछ उठाकर कहता है ठीक है अब तुम सभी
सभी लोगों को गिरफ्तार कर सकते हो, मैं जहाँ से जा रहा हूँ। तो वो लोग उसे कहते हैं कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज अपने रास्ते में अपना ध्यान रखना। और हमारा वूजन वो पैसे लेकर वापस आ जाता है और इस तरह हमारे वूजन ने वहां से जो पैसा कमाया था वो अगले एक साल के लिए, कम से कम एक साल के लिए उनको जहाँ पर अच्छे से पालने के लिए काफी था। वो यहाँ पर समाते और साथ में सोमी दोनों का अच्छे से ख्याल रख सकता था। इस वक्त वूजन ने फैसला किया कि उसे यहाँ पर और ज्यादा पैसा चाहिए और इसी तरह वो पैसा कमा सकता था कि वो गवर्नर का साथ देकर गुड्डू को पकड़वा कर उनके सर पर इनाम या फिर उनको लूट कर उनके पास से पैसा ले सकता था। तो नेक्स्ट सीन में 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद अब यहाँ पर समर का मौसम आ चुका है। तो हमारा वूजन जो था वो कहता है कि मैंने यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के पास जो चीजें ली थी उनके साथ हमारी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी गुजर रही है, यानी कि हम लोग काफी अच्छी रिच लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम आ गई है। 3 महीने गुजर चुके हैं हमें रिच लाइफ गुजारते हुए, लेकिन जरा इन लोगों की तरफ देखो, जहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं जहाँ पर समाते झाड़ू फेर रहा होता है, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। तुम्हारा वूजन सारी सोमी की तरफ देखता और कहता है अब जरा इसकी तरफ देखो। सोमी वहां पर खेल रही होती है लेकिन वो भी काफी ज्यादा मोटी हो चुकी होती है। सोमी वहां पर पानी के अंदर मछली को देख रही होती है, साथ ही लाट टपका कर कहती है ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, अगर इसे पकाकर खाया जाए तो मजा आ जाए। तो वूजन कहता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इन लोगों ने पिछले 3 महीने में मेरे पास जितना पैसा था वो पैसे को यूज करते मैं इनके लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आता और यहाँ पर समाते बहुत ही अच्छी कुकिंग कर लेता है और वो यहाँ पर उसके साथ कुकिंग करता और दोनों बैठकर खाते थे। इनके पास खाने के अलावा कोई काम नहीं था और खा खा कर ये लोग 3 महीने में बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं। ये गलती सिर्फ और सिर्फ वूजन की है कि क्योंकि वो यहाँ पर ओवर एक्साइटेड था, उसे नहीं पता था कि बच्चे को कैसे पालते हैं। तो वो बच्चे को पालने के चक्कर में उसे जो भी बाजार में चीज दिखाई देती वो उठाकर घर ले आता और घर लाने के बाद समाते उसको पकाकर सोमी को देता, दोनों खा खा कर मोटे हो गए हैं। तो हमारा वूजन कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये लोग तो यहाँ पर खतरे में पड़ जाएंगे, ये फूल कर गुब्बारा बन जाएंगे। मुझे यहाँ पर इनसे कुछ ट्रेनिंग करानी होगी ताकि इन्हें दोबारा से पहले जैसा किया जा सके। तो वूजन उनसे कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ। दोनों भागते हुए उसके पास आते हैं। तो वूजन कहता है कि समाते और सोमी मैं चाहता हूं कि आज से तुम दोनों यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। तो वो दोनों काफी हैरान होते हैं, लेकिन सोमी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है हाँ ठीक है मैं मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। वूजन उन दोनों से कहता है कि तो फिर जल्दी से जाओ बाजार में अपने लिए मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स की बुक्स लेकर आओ, ऐसी बुक्स लेकर आओ जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो, जिसे तुम मास्टर कर सकते हो। तो वो कहता है क्या हमें ये काम खुद करना होगा, क्या तुम यहाँ पर हमें गलियों में बिकने वाली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाना चाहते हो, वो तो 3rd रेट की किताबें होती हैं। तो वूजन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ जाओ जाकर खरीद कर लाओ, तो ले आओ। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से बाजार जाते हैं और बाजार से अपने लिए मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स खरीद कर लाते हैं। हालांकि वो सारी लो लेवल की टेक्निक्स होती हैं। तो वो उसे कहता है कि ये लो हम ले आए। तो हमारा वूजन में से एक बुक को उठाता है और उसे कहता है कि टाई ची एंड टाई जियान, ये टेक्निक मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने इसके बारे में सुन रखा है लेकिन कभी इसको परफॉर्म नहीं किया। इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये टेक्निक वुडांग सेक्टर वालों की टेक्निक लगती है जो कि 9 ग्रेट सेक्टर्स में से एक ग्रेट सेक्टर है। हमारा वूजन यहाँ पर इन लोगों को मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखाएगा। तो क्या ये दोनों यहाँ पर मोटा फूल कर गुब्बारा हो चुके हैं, क्या ये लोग वापस से नॉर्मल हो पाएंगे या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट जरूर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन फैसला करता है कि इन लोगों को मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाई जाएंगी। तो वो उन दोनों से कहता है कि बुक्स लेकर आओ। वहां पर उसे एक वुडांग सेक्टर की एक बुक दिखाई देती है और उस बुक को उठाता है और कहता है कि चलो तुम्हें यही सिखा सिखाया जाएगा। तो हमारा वूजन उस बुक को अपने हाथ में पकड़ता और साथ इस बुक को वहां पर बड़ी तेजी के साथ सारे पेजेस को देखता है। वो कुछ ही सेकंड में वहां पर पूरी बुक को देख लेता है और कहता है कि चलो ठीक है अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और उन दोनों को वहां पर कहता है कि अब जल्दी से रेडी हो जाओ। दोनों को वहां पर तलवार पकड़ाता है, यानी लकड़ी की पकड़ाई होती है और उनसे कहता है कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो मोटू जो होता है यानी कि हमारा समाते जो होता है वो वहां पर ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका वजन ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन हमारी जो सोमी होती है वो बिल्कुल सही से प्रैक्टिस कर रही होती है। दोनों वहां पर प्रैक्टिस कर रही होती है। तो हमारा वूजन कहता है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो, तुम दोनों इस तरह से मूव क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं क्योंकि इसी तरह लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो बिल्कुल सेम इसी तरह लिखा हुआ है, इसी तरह हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी करके मूव कर रहे हैं। तो वूजन कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुक को ही फॉलो करना होता है। एक बुक जो होती है, एक मार्शल आर्ट्स की जो बुक होती है जो तुम्हें बाजार में मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीप बुक होती है क्योंकि उसके अंदर मार्शल आर्ट्स की कंप्लीट टेक्निक को नहीं लिखा जाता। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ऐसा नहीं चाहता कि उसकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स जो है वो बाहर दुनिया में लीक हो जाए। जैसे कि वुडांग सेक्टर के महान सेक्टर जैसे 9 सेक्टर्स में से एक सेक्टर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक ऐसे बाजार में बिक जाए और सभी लोग उसको प्रैक्टिस कर ले। इसी वजह से वो सीक्रेट बुक्स बनाते हैं। तो इस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, जिस तरह मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस करो। तो वो कहते हैं ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। तो शाम तक वहां पर मोटू जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि मुझे तो अभी यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं कर सकता, जबकि सोमी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है। तो हमारा वूजन कहता है कि अगर ये इसी तरह करते रहे तो मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे, इनकी बॉडी फैट खत्म हो जाएगी। हमारा वूजन जो होता है वो सोमी को प्रैक्टिस करते हुए देखकर काफी खुश हो रहा था क्योंकि सोमी बहुत ही अच्छे से अपनी तलवार को घुमा रही होती है। जब अपनी तलवार को घुमाती है, लकड़ी को घुमाती है, तो वहां पर हवा की साउंड निकलती है। तो वो उसे कहता है कि तू बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हो। फिर खाने
खाने की टेबल पर फिर से ये लोग बहुत सारा खाना बनाते हैं और बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं। स्वाति कहता है कि जितनी हमने प्रैक्टिस किया लगता है कि हम लोग आज यहाँ पर खाने को सही से डिजर्व करते हैं। सोमी भी से कहती है हाँ मैं भी, और दोनों ही वहाँ पर खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो करते करते इन्हें 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीने के एंड पर दिखाते हैं कि वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, दोनों का बॉडी वेट खत्म हो जाता है, दोनों ने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की कुछ ना कुछ टेक्निक्स भी सीख ली हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लॉर्ड का दिखाया जाता है। लॉर्ड बहुत सा गुस्से में होता है, उसके सामने जो बंदा उसे मैसेज देने के लिए आता है वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा कि उस सिटी के अंदर हमारे 2 लोग पकड़े गए हैं और इसके अलावा वहाँ पर कोई ना कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि हर साल जैंग बेक और उसके साथ साथ ब्लैक मार्केट का ओनर वो हमें कितना ज्यादा पैसा बेचते थे हमारी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी को, अब दोनों ही पकड़े गए तो फिर हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो बंदा उसे कहता है कि सर मुझे पता है ये सब कुछ कैसे होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ आ रही कि उन दोनों को पकड़ा कैसे गया। वो भी अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं करता, किसी के साथ ही बॉस उसके ऊपर अटैक करता है और वहीं पर मर जाता है। तो बॉस कहता है कि हमारी हुनान की जो ब्रांच थी वहां पर जो हमारा मास्टर हमने छोड़ा हुआ था, यानी कि वहां पर जो ओनर था उसको पकड़ लिया गया और इस वक्त उसे बंदी बनाकर रखा गया है। मुझे लगता है कि इस वक्त गवर्नर उसे इंटेरोगेट कर रहा होगा। पिछले कई सालों से हुनान प्रोविंस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हुनान प्रोविंस बहुत ही शांत था और वहां पर जैंग बेक और उसके साथ साथ ब्लैक मार्केट का ओनर वो दोनों ही बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे थे और इसकी वजह से हमारे प्लान्स भी खराब नहीं हुए। लेकिन अब जबकि यहाँ पर वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और इसकी वजह से हुनान प्रोविंस में हमारे 2 लोग पकड़े गए हैं, तो लगता है कि अब ये इतना भी आसान नहीं रहा। मैंने हुनान प्रोविंस में जैंग बेक को यूज किया था ताकि वो अपनी पावर्स की वजह से वहां पर बाकी के सभी इवल फैक्शंस को सप्रेस करके रख सके, लेकिन अब आसपास के इवल फैक्शंस हमारे सामने सर उठाना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि हुनान प्रोविंस में कोई ना कोई तो ऐसा आया है जो कि मेरे प्लान्स में इंटरफियर कर रहा है। मुझे वो बंदा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो बंदा चाहिए। साथियों से कहता है कि सर आप बिल्कुल परेशान। साथियों से कहता है कि माय लॉर्ड अभी हम लोग जाकर एक्शन लेते हैं, हम लोग अभी जाकर उसे ढूंढ निकालते हैं। इस वक्त तुम्हारे पास 2 टारगेट है, एक तो वो चोर समाते हैं जिसने वो गोल्डन बुद्धा को चोरी किया था और जाकर ब्लैक मार्केट के ओनर को बेचा था, और दूसरा वो गवर्नर है, गवर्नर और ये दोनों, इन दोनों को पकड़कर हम लोग इंटेरोगेट करेंगे। तो लॉर्ड उसे कहता है तो फिर ठीक है, उन दोनों को पकड़ लो और उनको तब तक टॉर्चर करो जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलते, कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। इसी के साथ ही यहाँ से नेक्स्ट सीन में वुजन का दिखाया जाता है कि वुजन अपने घर में बैठा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहां पर प्रैक्टिस करते करते उसे कुछ आभास होता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि तूफान आने वाला है, यानी ये कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ समाते को दिखाता है कि वो अभी वहां पर मार्शल आर्ट्स की बुक्स पकड़कर प्रैक्टिस कर रहा होता है, वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर लेटा होता है। तुम्हारा वुजन उसके पास आता है और उससे कहता है जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है, जल्दी से जाओ जाकर सोमी को बुला कर लाओ और उसे कहो कि आके ब्रेकफास्ट कर ले। तो समाते उसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, यानी कि मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा, मैं जब यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने दो। तो वो गुस्से के साथ से कहता है क्या तुमने क्या कहा कि तुम्हें रेस्ट करने दो? वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी जाता हूँ, जाकर सोमी को बुला कर लाता और उसके लिए खाना भी बना देता हूँ। और यहीं पर सोमी को दिखाता है जिस तरह से सोमी यहाँ पर बैठी हुई है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई मास्टर मेडिटेट कर रहा हो। तो मेरा वुजन उसके पास आता और कहता है लगता है कि ये पहली जाग चुकी है, बस सुबह देखो ये यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर रही है। तो सोमी को भी महसूस हो जाता है कि वुजन वहां पर आया है, तो वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, आकर ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो जल्दी से भागती हुई जाकर उसके साथ लिपट जाती है और कहती है खाना मुझे बहुत ही पसंद है, चलो फिर ठीक है चलते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हमारा वुजन जो होता है उसे अभी महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ यहाँ पर अजीब हो रहा है। तो वो समाते से कहता है कि समाते मुझे तुमसे एक काम है। तो वो कहता है अब क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि आज यहाँ पर कुछ होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने काम खत्म करो और जल्दी से हुनान प्रोविंस बाजार में जाकर देखो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कुछ अजीब हो रहा हो तो मुझे वापस आकर बताना। वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया भी नहीं, सिर्फ सोमी ने ब्रेकफास्ट किया है, तो क्या मैं अभी यहाँ से जाऊँ? तो वो उसे कहता है हाँ मैंने कहा कि अभी जाओ, इसी वक्त जाओ, चलो जल्दी से जाओ। और बेचारे समाते को वहाँ पर नाश्ता भी नहीं करने दिया जाता और वो जल्दी से भागता हुआ हुनान प्रोविंस की तरफ निकल जाता है ताकि बाजार में जाकर देख सके वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में नॉट का दिखाया जाता है। बस पर बाजार में एक व्हाइट बालों वाले लड़कों को दिखाया जाता है जिसका नाम बैंग चूगोक होता है। तो बैंग चूगोक जो होता है ये ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर आया होता है ताकि गवर्नर और समाते दोनों को पकड़ सके। तो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा था और खाना खाते हुए साथ ही कहता है यहाँ का खाना तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो चलो जल्दी से बताओ कि अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो उसका एक साथी उसे कहता है कि सर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जैंग बेक्सान और हुनान प्रोविंस का हमारा जो लीडर था उन दोनों को ही इस वक्त रॉयल पैलेस की जेल में ट्रांसफर किया जाने वाला है जी, वो लोग यहाँ पर से बाहर निकलने वाले हैं। तो वो कहता है क्या वो यहाँ पर से उन्हें लेकर जाने वाले हैं, और साथ ही वो सोच रहा था ये काफी ज्यादा अजीब है, उन्होंने पिछले तीन महीने से यहाँ पर जैंग बेक्सान और दूसरे को पकड़ कर रखा हुआ है, पिछले 3 साल से उन्हें यहाँ पर जेल के अंदर रखा हुआ। मुझे लगता है कि गवर्नर यहाँ पर उसे टॉर्चर कर रहा होगा और टॉर्चर करके उसके पास इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग इतनी आसानी से अपना मुंह खोलेंगे क्योंकि इन सभी लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और कभी भी ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के बारे में वो लोग अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन अगर उन लोगों को रॉयल पैलेस की जेल में ले जाया जाता है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नर जो है वो तो उनका मुंह नहीं खुलवा सकता, लेकिन रॉयल पैलेस के जो गार्ड्स है वो बहुत ज्यादा जालिम है और वो लोग किसी
ना किसी तरीके से उनका मुंह खुलवा लेंगे। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो फिर मैं जाकर उनको बचा लूं, रास्ते में यहाँ पर गार्ड्स के ऊपर अटैक करके उन दोनों को वहां पर आजाद करवा लूं, या फिर दोनों को वहीं पर मार डालूं। तो हमारा बैंक जो होता है उन लोगों से पूछता है मुझे ये बताओ कि उसको उनको बचाने के चांसेस कितने ज्यादा है। तो उसके साथियों से कहते हैं कि बॉस उनको बचाने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 40% है, क्योंकि उनके पास जो गार्ड्स है वो काफी ज्यादा है, गार्ड्स की तादाद ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि उनको वहां पर रेस्क्यू कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये बात सुनने के बाद बैंक उसे कहता है तो फिर यहाँ पर फैसला हो गया, हम लोग उन्हें मार डालेंगे, हम लोग अपने साथियों को मार डालेंगे ताकि वो लोग रॉयल पैलेस में जाकर अपना मुंह न खोल दे। उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है, हमारे जो लोग पकड़े जा चुके हैं उन्हें यहाँ पर डिस्पोज कर दिया जाए तो फिर कभी हमारे सीक्रेट्स लीक नहीं होंगे। उन दोनों को डिस्पोज करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, मुझे यहाँ पर गवर्नर को पकड़ना है, साथ में उस चोर समाते को पकड़ना है और साथ ही उस बंदे को ढूंढना है जो कि यहाँ पर इन सभी के बीच में छुप कर रह रहा है। तो इसी के साथ ही बैंक जैसे वहां पर होटल से बाहर देखता है तो उसे वहां पर समाते दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है, इसकी आउटफिट और साथ इसके हुलिये को देखकर मुझे लगता है कि इसको मैंने कहीं पर देखा है। फिर साथ ही वो कहता है ये तो वही है, ये तो जैंग समाते हैं, ये तो वही है जिसके वांटेड पोस्टर थे, इसी को तो हम लोग यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। जल्दी से भागता हुआ उसके पीछे पीछे बाहर निकल आता है ताकि उसे जाकर पकड़ सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या बैंक यहाँ पर समाते को पकड़ पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। पता है कि ब्लैक मार्केट का ओनर यहाँ पर आ चुका है तो मुझे जाकर उसे गोल्डन बुद्धा बेचना होगा। तो वो भागने की तैयारी कर रहा होता है, इसी के साथ ही यहाँ पर उसे मौका मिल जाता है। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। तो वो भागता है उसके पास जाता है और कहता है कि मास्टर मैं यहीं पर हूँ, बताओ क्या काम है, बताओ क्या करना है। तो वो उसे कहता है कि मैं इस बच्ची स्वामी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, हम दोनों फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं। अचानक से मेरा मूड बन गया फिशिंग का, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर घर का ध्यान रखना। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं घर का ध्यान रखूंगा। फिर साथ ही वो सोच रहा था अचानक से यहाँ पर फिशिंग का ख्याल कहाँ से आ गया, लगता है कि यहाँ पर जब फिशिंग करने के लिए जा रहा है मुझे यहाँ पर मौका मिला है, किस्मत ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दूंगा। लगता है कि मैंने इतने दिनों तक काम किया है तो इसे मेरे पर भरोसा हो गया, इसे लगता है कि मैं यहाँ से भाग कर नहीं जाऊंगा। तो वो उसे कहता है ठीक है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जाएं स्वामी के साथ जाकर फिशिंग करें, मैं यहाँ पर घर का पूरा ध्यान रखूंगा, किसी को भी यहाँ पर करीब भी नहीं आने दूंगा। उसे कहता है अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बता दिया है, यहाँ पर से भागने के बारे में सोचना मत, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग कर जाओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर डबल पे करना होगा। तो समाते उसे कहता है कि सर यहाँ पर इस बारे में आप क्यों सोच रहे हैं, मैं यहाँ से भाग कर क्यों जाऊंगा और मैं यहाँ से भागकर जाऊंगा भी कहां, जबकि सर ने आप यहाँ पर मुझे हुक्म दे दिया कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता। जबकि वूजन उसे कहता है कि लेकिन मैं एक बात में बता दूं कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे फिर मुझे डबल पैसे मिलेंगे। इसी के साथ ही उसे बाय बोलने के बाद वहां से चला जाता है। तो जैसे ही हमारा वूजन स्वामी को लेकर घर से बाहर निकलता है तो वो कहता है कि ठीक है आप गुड बाय हमेशा के लिए, क्योंकि तुम्हें क्या लगा है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला और मैं यहीं पर घर में बैठा रहूंगा। तो हमारा वूजन जो होता है वो स्वामी को अपने साथ लेकर लेक के पास पहुंचता है, वो उसे वहां पर बिठा देता है और कहता है कि यहीं पर बैठो और जहां पर मछली पकड़ो। वो अपने हाथ में छड़ी पकड़कर बैठी होती है, जबकि वो उसके इर्द गिर्द वहां पर लाइन ड्रा करता है, उसे एक दायरा बना देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर एक दायरा ड्रा किया है, तुम्हें इसी के अंदर रहना है, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक इस दायरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए इस दायरे से बाहर मत निकलना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी वापस आना, मैं यहीं पर इस सर्कल के अंदर रहूंगी और देखना तुम्हारे वापस आने तक ढेर सारी मछली पकड़ूंगी। तो वो कहता है हाँ ठीक है बहुत सारी मछली पकड़ कर रखना, फिर हम रात को मछली खाएंगे। जबकि साथ ही वो क्या सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर दायरा इसलिए बनाया ताकि मैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना सकूं जिसकी वजह से कोई भी खतरनाक दुश्मन या फिर कोई भी जानवर यहाँ पर इसको देख नहीं पाएगा, ये दायरा यहाँ पर इसको इनविजिबल कर देगा। भूषण कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर सब कुछ सेटअप कर दिया तो चलो चल के उस बेवकूफ को पकड़ दिया। उसे लगता है कि वो यहाँ से भाग कर जा सकता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो हमें गवर्नर के ऑफिस का दिखाया जाता है। गवर्नर बेचारा परेशान बैठा होता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं उस चोर को कहां से पकड़ कर लाऊं जिसने गोल्डन बुद्धा को चोरी किया है, जो वो कहां से मिलेगा, मैंने तो जैंग बेग को भी खुद नहीं पकड़ा था। तुम्हारा भूषण वहां पर पहुंचने के बाद उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस गोल्डन बुद्धा की बात कर रहे हो। तो वो जल्दी से पीछे मुड़ता है और कहता है कौन है यहाँ पर, फिर साथ से देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो भूषण उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर फिर से तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और यहाँ पर इस बार भी तुम्हारी काफी ज्यादा वाहवाही होने वाली है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है समाते का दिखाया जाता है कि समाते भागता हुआ जा रहा था और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका है, तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, दोबारा मैं कभी भी यहाँ पर इस बंदे के करीब भी नहीं आऊंगा। तो वहां पर से अपने गोल्डन बुद्धा को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद ब्लैक मार्केट में पहुंच जाता है। जब वो ब्लैक मार्केट में पहुंचता है तो उस बंदे से कहता है लो तुम्हारा गोल्डन बुद्धा तुम्हारे पास है, आप जल्दी से मुझे इसके पैसे दे दो। तो वो उसे कहता है कि मैं इसके सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये चोरी का माल और बहुत ज्यादा फेमस है तो इसे बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। समाते उसे कहता है कि मुझे तुम 200 क्या 100 ही दे दो, मैं बस यहाँ से जाऊं, मुझे इसे अपने पीछे से उतारना है ताकि मैं इसे यहाँ पर से निकाल कर जा सकूं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। साथ ही उसे कहता है लड़के तुम वाकई में एक बहुत ही महान चोर हो, तुम यहाँ पर इस गोल्डन बुद्धा को चोरी करने के बाद
अभी तक यहाँ पर जिंदा और तुम्हें किसी ने पकड़ा भी नहीं, जो तो बहुत ही हैरानी की बात है क्योंकि ये रॉयल पैलेस का था। माते उसे कहता है कि बस क्या करूं, मैं बहुत ही स्किल्ड चोर हूं और मैं यहाँ पर पीछे एक निशान नहीं छोड़ता। इसी के साथ ही उसे 200 रुपए देता और कहता है कि ये लो तुम्हारे 200 सिल्वर कॉइंस ये रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, बल्कि सिटी से दूर चले जाओ क्योंकि इस वक्त रॉयल फैमिली के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इन लोगों ने जहाँ पर जैंग बे को पकड़ा है तब से ये रॉयल गार्ड्स जो है ये बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं, तुम्हें यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि जैंग बे को गवर्नर ने पकड़ा है। उसके पकड़े जाने के बाद अब यहाँ पर रीजन में काफी सारे बैंडेट्स हैं और इसके साथ साथ सोल्जर्स जो है कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो चुके हैं और सभी बैंडेट्स को पकड़ रहे हैं। तो स्मार्टी उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल चोर हूँ, अगर मैं यहाँ पर पकड़ा भी जाता हूँ तब भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ना ही तुम्हारी लोकेशन ना ही तुम्हारे नाम के बारे में किसी को पता चलेगा। तो वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ज्यादा परेशान हूँ। इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है, बाहर से कुछ आवाज आती है कि जैसे बहुत सारे कदमों की आवाज हो, फिर साथ ही उसके गार्ड भी भागते हुए अंदर आते हैं और उसे कहते हैं सर एक प्रॉब्लम हो गई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। स्मार्टी भी काफी हैरान होता है कि अब अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। तो ब्लैक मार्केट का मास्टर उसे कहता है क्या हुआ जल्दी से बताओ। तो उसका गार्ड उसे कहता है कि सर बाहर चारों तरफ से हमें ऑफिसर्स ने घेर लिया हुआ है, बाहर तो गवर्नर अपने साथ बहुत सारे ऑफिसर्स को लेकर आया और यहाँ पर पूरी फौज खड़ी है। ये बात सुनने के बाद ब्लैक मार्केट ओनर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो सभी लोग यहाँ पर कैसे आके, उन्हें पता कैसे चला कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है और यहाँ पर हम लोग इस गोल्डन बुद्धा को खरीद रहे हैं। इसी के साथ वो साइड के ऊपर देखता है तो हमारा हिमाते जो होता है उसके पास उसके सारे पैसों की थैली चोरी करके खिड़की में खड़ा होता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जब उसकी नजर उसके थैले में पड़ती है वो कहता है तुमने यहाँ पर मेरे दराज के अंदर से मेरे पैसे कब चोरी कर लिए। स्मार्टी ने उसके पास से जो पैसों की थैली चोरी की होती है उसके अंदर कम से कम 2 मिलियन रुपए होते हैं। इसी के साथ स्मार्टी ऊपर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि ब्लैक मार्केट का ओनर चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुमने हमें यहाँ पर धोखा दिया है क्या, तुमने हमें यहाँ पर फंसाया है। लेकिन हमारा स्मार्टी बेचारा उसे खुद भी नहीं पता होता कि यहाँ पर हुआ क्या। बात होता है कि गवर्नर अपनी आर्मी को लेकर अंदर आता है, अंदर आने के बाद उस गोल्डन बुद्धा को वहां पर से रिकवर करवा लेता है और साथ ही वो ब्लैक मार्केट के ओनर को भी वहां पर पकड़ लेते हैं। तो ब्लैक मार्केट का ओनर चिल्लाकर उसे कहता है गवर्नर मुझे बताओ कि किसने यहाँ पर हमारे बारे में तुम्हें टिप दी थी, किसने बताया कि हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि हमें इसके बारे में किसने बताया, बस चुपचाप जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जबकि वो ओनर गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम सभी कमीनों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे बारे में यहाँ पर टिप दी थी। जबकि गवर्नर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने यहाँ पर रॉयल फैमिली के टेंपल के अंदर से गोल्डन बुद्धा को चोरी किया और उसे यहाँ पर बेचने की कोशिश कर रहे थे जो तुम्हारे पास से मिला है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम है बहुत ज्यादा संगीन है, लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत से कम सजा मिलने वाली है, तो तुम तो यहाँ पर सीधे मरोगे ही। साथ ही वो अंदर से सोच रहा था मुझे लगता है कि अब जबकि मैंने इस केस को भी सॉल्व कर लिया और गोल्डन बुद्धा को हासिल कर लिया तो लगता है कि रॉयल फैमिली से मुझे काफी सारे इनाम मिलेंगे और रॉयल फैमिली मेरे ऊपर और ज्यादा भरोसा करने लगी। और सिर्फ इस बंदे की वजह से हुआ है। वो जो ने ना सिर्फ यहाँ पर जैंग बे को मुझे पकड़वाया, साथ ही यहाँ पर गोल्डन बुद्धा को भी ढूंढवा दिया। उसने मुझे कहा था कि मुझे गोल्डन बुद्धा यहाँ पर इस जगह के ऊपर मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पर ये चीज मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद मुझे उसके ऊपर भरोसा था क्योंकि वो जिस तरह बात करता है सीरियसली मुझे उसके ऊपर भरोसा करना ही पड़ा और यहाँ पर आकर मुझे ये मिल गया। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन फिर से हमें स्मार्टी का दिखाया जाता है। तो स्मार्टी वहां पर से अपने पैसे उठाकर भाग रहा था जबकि सोल्जर उसके पीछे भी लगे होते हैं। वो सभी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इसको पकड़ो, यही वो चोर है जिसने गोल्डन बुद्धा को चोरी किया था। जबकि वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये सभी लोग मेरे पीछे लगे हुए और काफी देर से ये मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर किसी न किसी तरह से निकलना होगा। अगर मैं यहाँ पर इनके हाथों से पकड़ा गया तो ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये लोग वहां पर उसको सजा देने वाले हैं ब्लैक मार्केट के ओनर को, तो जिसने चोरी की थी उसको तो यहाँ पर सजाए मौत ही मिलेगी, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा और वो अपनी मार्शल आर्ट्स की लाइट फुट टेक्निक को यूज करते हैं बड़ी तेजी से वहां पर से निकल जाता है और कहता है कि सामने मुझे उस पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। और वो सामने एक माउंटेन के ऊपर पहुंचने के बाद सांस लेता और कहता है शुक्र है मैं यहाँ पर पहुंच गया, शुक्र है कि मैं बच गया, मैंने उन लोगों को चकमा दे दिया, अब यहाँ पर मैं काफी ज्यादा अमीर हो चुका हूँ। लेकिन जैसे ही वहां पर सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने वूशन बैठा होता है। वूशन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर लगा दी, मुझे तो लगा था कि तुम जल्दी यहाँ पर पहुंच जाओगे। उसे देखने के बाद वो एक चीख मारता और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो वूशन उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कैसे पहुंचा, मुझे पता था कि तुम यहीं पर भाग कर आने वाले हो। तो क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? मैंने वो कहानी तुम्हें इसलिए बताई थी कि मंकी किंग कभी भी बुद्धा की पाम से बचकर नहीं जा सकता। बुद्धा ने हमेशा उसके ऊपर नजर रखी हुई थी, वो जहां पर भी जाता था बुद्धा उसके ऊपर नजर रखता था। ये बात सुनने के बाद स्मार्टी उसे कहता है कि तुम कोई बुद्धा नहीं हो और ना ही मैं यहाँ पर दोबारा तुम्हारे हाथ में चढ़ने वाला हूँ, तुमने बस यहाँ पर तुक्का लगाया कि मैं यहाँ पर आऊंगा। और इसी के साथ ही वो उस माउंटेन के ऊपर से नीचे जंप लगा देता और कहता है अब तुम मुझे दोबारा कभी नहीं पकड़ पाओगे। और वो वहां से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता और कहता है अब इस माउंटेन से तुम इतनी तेजी के साथ नीचे नहीं उतर सकते, जबकि मुझे स्पेशल टेक्निक आती है जिससे मैं लैंडिंग कर सकता हूँ। कि हमारा वूजन उसके सामने बैठकर हंस रहा होता और कहता है तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, अब तुम्हें यहाँ पर मुझे डबल देना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या
क्या स्मार्ट है वूजन के हाथ उसे निकल कर चला जाएगा या फिर नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।